औरी एक नॉर्मल हाई स्कूल का लड़का था जो आज के जापान में अपनी छोटी बहन के साथ मिलजुल के शांति से रहता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब उसकी बहन को एक ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई जिसका इलाज इंसान की नॉलेज में कहीं नहीं था। इलाज का खर्चा इतना भयंकर था कि नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब करके तो सपने में भी नहीं सोच सकता था वो पेमेंट कर पाएगा। इसीलिए उसने सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखा, सोचा जल्दी जल्दी कुछ पैसे कमा लेगा। मगर अफसोस, वो कोई मीडियोकर लुक्स वाली लड़की नहीं था जिसके पास एटीट्यूड की कमी नहीं और थोड़े से थर्स्ट ट्रैप्स डालकर करोड़ों कमा ले। तो उसे अपना अलग नीश ढूंढना पड़ा। उसने फैसला किया कि वो ऐसा यूट्यूबर बनेगा जिसे सब देखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे नफरत करते हैं और चाहते हैं कि वो अपने सारे किए धरे की सजा पाए। उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बढ़ने लगी। वो प्रोफेशनल रिस्पेक्टेड फाइटर्स को कॉल आउट करता, फिर कैमरे पर उन पर झपट पड़ता, बिना किसी इज्जत के पिटाई करता, थूक मारता और फिर कायर की तरह भाग जाता। ये देखकर दर्शक पागल हो जाते थे। सब उसे कायर, कमीने, बेशर्म चूतिया बोलते थे, कहते थे कि सीधे सीधे फाइट में जीत नहीं सकता। लेकिन ओरी को फर्क नहीं पड़ता था। ये सब उसकी व्यूअर रिटेंशन और एनालिटिक्स को आसमान पर ले जा रहा था। हाल ही में उसने एक बहुत पॉपुलर एमएमए कंटेंट क्रिएटर पर हमला किया, धोखे से उसकी पिटाई की और पुलिस से बचकर भाग गया। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग बोल रहे थे, ये जैक पॉल जैसा कमीना यूट्यूबर है, इसकी गांड फाड़नी चाहिए। ओरी सुनता था, हंसता था, अपने कमेंट सेक्शन में जलती हुई नफरत पढ़ता था और फिर रेवेन्यू चेक करता, जो अब छत फोड़ रहा था। अगले स्टेशन पर उतरकर वो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उसकी बहन अकारी कुछ समय से एडमिट थी। वो उसे फोन पर घूरते हुए मिली। ओरी ने कहा, लेट जा, आराम कर। अकारी बोली, पूरे दिन आराम कर रही हूं, अब बात करनी है। कहाँ था तू? वो सच तो बता नहीं सकता था कि पैसे कैसे कमा रहा है, तो झूठ बोला, बस कुछ काम थे, थोड़ा बिजी था। उसने मिठाइयों का बैग दिया। अकारी जानती थी कि भाई को मिठाई का बहुत शौक है, तो पूछा, आज कितनी खाई? पहले तो ओरी ने झूठ बोला, बस 3। अकारी नहीं मानी। सच बता, 6 केक खा लिए हॉस्पिटल आने से पहले। अकारी डांटने लगी, अपना ख्याल रखना यार, दिन में 1 से ज्यादा मिठाई मत खाया कर। फिर से ऑल नाइटर मार रहा है क्या? कपड़े धोए भी या नहीं? फिर वो अपना केक खाने लगी, लेकिन 2 कौर में ही खांसी शुरू हो गई। ओरी घबरा गया, नर्स को बुलाने दौड़ा, लेकिन अकारी ने रोक लिया। ठीक हूं मैं, बस ऐसे ही हो जाता है। ओरी बोला, हिम्मत मत छोड़, 1 महीने बाद अमेरिका जाना है, वहां सुपर डॉक्टर सब देख लेगा। अकारी को शक था, अमेरिका में तो बैंड-एड लगवाने का भी बिल लाखों का आता है, सुना है। टेंशन मत ले, सब मेरे कंट्रोल में है। मेरी साइड जॉब अच्छी कमाई दे रही है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं। उस दिन बाद में ओरी को अनाथालय के दिन याद आए। वार्डन साहब हमेशा कहते थे, चाहे कितना भी मुश्किल हो, सही काम करो। लेकिन ओरी ने सब उल्टा कर दिया। अगर मेहनत से अच्छे पैसे कमाने का रास्ता होता तो वो वही करता। मगर अच्छी स्कूलिंग नहीं मिली, बस शरीर मजबूत था और मारपीट में हाथ साफ। वो सोचता था, सब कुछ जो सिखाया गया था उसके खिलाफ जा रहा हूं, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। पूरी दुनिया जला देगा वो अगर अकारी बच सकती है। 1 महीना बीत गया। ओरी सोशल मीडिया पर पूरी तरह गायब। लोग बोलने लगे, या तो किसी गुस्साए गैंग ने मार डाला या रिटायर हो गया। मगर वो जिंदा था, अपने एटाडेब ने एक कमरे के फ्लैट में पुडिंग कप्स खाता, अकारी से फोन पर बात करता। चॉकलेट पुडिंग चाहिए? हाँ, बहुत मन कर रहा है, अगली बार मिलने आऊंगा तो ले आऊंगा। फोन हाथ में लिए सो गया। रात में अच्छे सपने देख रहा था कि अचानक जोर की आवाज से नींद टूटी। सामने एक आदमी स्लेज हैमर लिए खड़ा था। उसने हथौड़ा मारा, ओरी ने झटके से बच लिया। कमीने, बच गया। 3 और वार किए, इस बार फोन पर। ओरी फिर बच गया, लेकिन फोन हाथ से छूट गया। तभी समझ आया, ये उसके पीछे नहीं, फोन के पीछे पड़ा है। वो फोन छीनकर बाहर भागा, अच्छी रोशनी वाले पार्क में घुसा। अकारी को मैसेज किया, कोई घर में घुस आया। अकारी डर के मारे लिख रही थी, भाग जा, पुलिस को बता। मगर ये बेवकूफ बहन से बात कर रहा था। हमलावर फिर आ गया। इस बार ओरी ने मुकाबला किया, हैमर को लात से रोका, फिर पंच किक की बौछार कर दी। मगर हमलावर आसानी से सब रोक रहा था। फिर से फोन पर वार किया। ओरी चिल्लाया, क्या चाहिए तुझे? हमलावर बोला, तेरा पूरा नाम जानता हूं, तू वो यूट्यूबर है जो रोज रेसबेट कंटेंट डालता है, छोटी लड़कियों और लिबरल लेफ्टिस्ट्स को ट्रिगर करता है। तेरे वीडियो देखकर उल्टी आती है। ओरी घुटनों पर बैठ गया। सॉरी भाई, सब पैसे के लिए किया, बहन बहुत बीमार थी, अब सब बंद कर दिया। मारना है तो मार ले, लेकिन फोन मत छीन। अभी बहन से बात कर रहा हूं, वो दूर है, कांटेक्ट खोना नहीं चाहता।
हमलावर फिर फोन पर हैमर मारा। बैक ऑफ, तुझे जितना पीटना है पीट, लेकिन फोन मत छू। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, बस ये फोन जल्दी तोड़ना है। फिर थोड़ा शांत होकर बोला, तू पागल हो गया है क्या? तेरी बहन को 1 महीने से ज्यादा हो गया मरते हुए। ओरी सदमे में, अगर मर गई तो मैं किससे बात कर रहा हूं? सच ये था, अमेरिका ने बिना वजह वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, उसी वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। अकारी की तबीयत और बिगड़ गई और कुछ दिनों में वो मर गई। ओरी ने सच मानने से इनकार कर दिया। फ्यूनरल भी नहीं गया, घर में बंद हो गया। फोन पर अकारी को मैसेज करता रहा। एक दिन जंक फूड ठूंसते हुए देखा, रीड का साइन आया, रिप्लाई आया। वो यकीन नहीं कर पाया, लेकिन अकारी वैसी ही बात कर रही थी, वैसी ही चीजें जानती थीं। ओरी को लगा सच में वो ही है। अचानक फोन गड़बड़ाया। अकारी का वीडियो फीड आया। आंसुओं के साथ पूछ रही थी, तू ठीक है ना? जवाब देने से पहले हमलावर ने फोन छीनकर हैमर से दे मारा। फोन नहीं टूटा, बल्कि उससे डरावनी एनर्जी निकलने लगी। अकारी फोन से बाहर निकल आई। ओरी घुटनों पर बैठ गया, आंसू बहते हुए। लेकिन अकारी का चेहरा पलट गया, खून बहते हुए डेमोनिक मास्क बन गया। हमलावर चिल्लाया, पीछे हट, ये तेरी बहन नहीं रही अब। वो बोला, ये घोस्ट है। पहले घोस्ट लोग उन जगहों में फंसते थे जहां वो ज्यादा टाइम बिताते थे, बीच, हॉस्पिटल, टॉयलेट, म्यूजिक रूम। लेकिन अब ज्यादातर टाइम लोग फोन पर बिताते हैं। मरने पर उनका डार्क स्पिरिट फोन में फंस जाता है। सोशल मीडिया अकाउंट जो मरने के बाद भी एक्टिव रहता है, वो सेंटिएंट हो जाता है, घोस्ट अकाउंट। अब फोन तोड़ना बेकार है, अब घोस्ट को ही खत्म करना पड़ेगा। नॉर्मल हथियार काम नहीं करेंगे, स्पेशल स्पिरिचुअल वेपन चाहिए। उसने अपना फोन निकाला। काला हैमर निकला। अकारी के घोस्ट पर जमकर पीटा। ओरी देख नहीं पा रहा था। हमलावर ने हैमर आसमान में फेंका। बारिश की तरह हैमर गिरे, घोस्ट को चूर चूर कर दिया। फाइनल हैमर ले रहा था कि ओरी ने पीछे से पकड़ लिया। मत मार, उसे जिंदा रहने दे, घोस्ट ही सही। हमलावर चिल्लाया, सबके कोई न कोई मरता है, आगे बढ़ना पड़ता है, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करना पड़ता है। इतने में घोस्ट ने वापस ताकत पकड़ी। हमलावर को दीवार पर पटक दिया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। भाग जा ओरी, मगर ओरी बहन की तरफ बढ़ा। कोशिश की समझाने की। घोस्ट ने उसे दांतों में दबाया, चबाने लगा जैसे च्यूइंग गम हो। ओरी को एहसास हुआ, उसी ने अकारी की आत्मा को इस दुनिया में बांध रखा है। अगर वो मर गया तो वो आजाद हो जाएगी। फिर हमलावर की बात याद आई, लेगेसी कंटिन्यू करो। वो छूटा। फोन से नीली आग वाली तलवार मटेरियलाइज कर ली। हमलावर हैरान। ओरी ने अपनी बहन के घोस्ट को उसी तलवार से चीर दिया। घोस्ट एक्सरसाइज हो गया। ओरी बेहोश। थोड़ी देर बाद अकादमी के लोग आए। ये कैसे अपनी बहन के घोस्ट को हरा दिया? इसके पास फ्लेम स्वॉर्ड है, तो कई लोगों के पास होता है। नीला था। सब सदमे में। लीडर बोला, इसे मेडेन अकादमी ले चलो, जीता तो सीखेगा, मरा तो मर जाएगा। सुबह ओरी को होश आया। अजीब कमरे में था। सोचा होटल है, सोचा बुरा सपना था। पीछे मुड़ा तो हमलावर चाय पी रहा था। ये कहाँ हूं? हम एक ही बेड पर सोए क्या? मैं उस तरफ नहीं हूं। अकारी, सब सच था? हमलावर चुप। फोन थमाया। अकारी का अकाउंट गायब। डेड अकाउंट्स घोस्ट के एक्सरसाइज होते ही डिलीट हो जाते हैं। ओरी टूट गया, फिर मुस्कुराया। ठीक है, बीमारी से तो छुटकारा मिला। मैंने वादा किया था खुद का ख्याल रखूंगा। अब वो वक्त आ गया, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हमलावर बोला, बहुत साफ दिख रहा है तू एक्टिंग कर रहा है। फिर खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं कुकू हूं, चल मेरे साथ आ। बाहर निकले। ओरी बोला, मेगा होटल लग रहा है। ये मेडेन अकादमी है, एक्सोर्सिस्ट्स की स्कूल। अरे यार, ये स्कूल है, लगता तो हनीमून सूट है। हर स्टूडेंट कैंपस में रहता है। स्कूल को जानबूझकर हॉट स्प्रिंग्स होटल जैसा बनाया है, क्योंकि हम दुनिया से बुराई साफ करते हैं। रास्ते में एक ब्लॉन्ड लड़का मिला। कुकू को ताने मारे, कल रात तो तूने गेंद छोड़ दी थी, मरते मरते बचा। कुकू ने इग्नोर किया। ब्लॉन्ड अपने ग्रुप में बोला, नया लड़का आया है, रेसबेट यूट्यूबर। इनसे ज्यादा गंदे और इरिटेटिंग कोई नहीं, बिल्कुल जैक पॉल टाइप। ब्लू हेयर वाली लड़की बोली, मुझे तो लग रहा है काफी हैंडसम है। कुकू ने पूरा टूर दिया, कैंटीन, शॉप्स, रिसेप्शन, हॉट स्प्रिंग्स तक। ओरी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। हॉट स्प्रिंग में घुसा तो घाव तेजी से भरने लगे, बॉडी रिलैक्स होने लगी। डर लगा कहीं बहन के लिए रो न पड़े। झटके से मुंह पर पानी मारा, तभी पानी से लीडर जाची निकला, नंगा, लिंग लहराते हुए। मैं मॉन्क हूं, यहां टीचर भी। हाथ मिलाया। बाद में कमरे में कपड़े पहने, जाची सिर्फ तौलिए में।
कूकू बोला, टूर करवा दिया, अब जा सकता हूं। झांची बोला, इसे पनिशमेंट मत समझ, एंजॉय कर। कूकू, ये कल रात की गलती की सजा है, मुझे रेज़बेट यूट्यूबर्स से नफरत है। यूट्यूबर्स, म्यूजिक उतने ही जितने कोई और। झांची पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देता है और ओरी की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या वो अब भी इस स्कूल में एडमिशन लेने और एक्सोर्सिस्ट बनने के लिए तैयार है। ओरी पहले तो थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन फिर झांची के साथ हंसने लगता है, सोचता है कि ये कोई प्रैंक ही होगा। जबकि कूकू पूछता है कि क्या झांची उसके घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है। झांची कूकू को बताता है कि वो ओरी को पूरी ईमानदारी से इनवाइट कर रहा है, क्योंकि कल रात उसने अपनी पावर जगा ली थी और वो स्कूल के लिए एक एसेट बन सकता है। ओरी को पावर वाली बात पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो झांची एक्सप्लेन करता है कि एक्सोर्सिस्ट प्रोफेशन हजारों साल पुराना है, जहां एक्सोर्सिस्ट सदियों से इन नेगेटिव स्पिरिट्स के खिलाफ लगातार जंग लड़ते आ रहे हैं। वो क्लेम करता है कि एक्सोर्सिस्ट स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने के लिए, जिसे साइकोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन इंटरनेट के आने के बाद पिछले कुछ दशकों में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। साइबर स्पेस इन स्पिरिट्स और घोस्ट्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया के जरिए मटेरियलाइज होने लगे थे। इससे एक्सोर्सिस्ट पूरी तरह से पैनिक में आ गए, क्योंकि सैकड़ों सालों में जो टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की थीं, वो इन नए घोस्ट अकाउंट्स के खिलाफ बिल्कुल बेकार साबित हो रही थीं। झांची ये सब एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन ओरी को सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो स्ट्रेच करता है, कमरे से निकलने लगता है और गूगल मैप्स खोलकर चेक करता है कि वो कहाँ है और घर जाने से पहले कोई साइटसीइंग स्पॉट है या नहीं जहां वो घूम सके। झांची तुरंत उसे रोकता है, गुस्से में पूछता है कि आखिर वो भाग क्यों रहा है। क्या अपनी खुद की एबिलिटीज के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी भी नहीं है? कल रात क्या हुआ था वो भी नहीं जानना चाहता? ओरी जवाब देता है कि उसे सच में कुछ भी जानना नहीं है, ना ही गोस्ट्स और एक्सोर्सिस्ट वाले बिजनेस में पड़ना है। वो बस अपनी पुरानी लाइफ में वापस जाना चाहता है, नॉर्मल डे जॉब करेगा, रोज हेल्दी खाना खाएगा, पॉसिबल हो तो टाइम पर सोएगा। वो अपना यूट्यूब चैनल भी कभी रिवाइव नहीं करेगा, क्योंकि रेस बेटिंग सिर्फ इसलिए की थी ताकि बहन के इलाज के लिए पैसे जमा हो सकें। लेकिन अब वो उसकी लाइफ में नहीं रही। अब चैनल रिवाइव करने या सोशल मीडिया पर दोबारा मुंह दिखाने का कोई कारण ही नहीं बचा। वो कहता है कि वो अंदर से पूरी तरह खाली है और बस अकेले में अच्छी सी बोबा चाय पीते हुए टाइम बिताना चाहता है। ये कहकर वो चल पड़ता है, लेकिन झांची उसके पीछे दौड़ता है और पूछता है कि क्या उसे ये भी क्यूरियस नहीं है कि उसकी बहन के साथ आखिर हुआ क्या था और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। म्यूजिक। ये सुनते ही ओरी का ध्यान तुरंत पकड़ में आ जाता है। वो मुड़ता है और झांची की तरफ देखता है। झांची मुस्कुराता है और कहता है कि उसकी बहन सिर्फ मेडिकल कंडीशन से नहीं मरी थी, वो कंडीशन तो महीनों से स्टेबल थी। वो क्लेम करता है कि उसकी बहन को एक बहुत पावरफुल घोस्ट अकाउंट ने मर्डर किया है। ओरी का चेहरा अंधेरा हो जाता है। उसे याद आता है मौत के बेड पर बहन की वो पुकार, जब वो सांस नहीं ले पा रही थी और उससे मदद मांग रही थी। झांची कहता है कि वो घोस्ट अकाउंट हमेशा ऐसे लोगों को टारगेट करता है जिनका इस दुनिया से बहुत गहरा कनेक्शन होता है, और जब ये विक्टिम मरते हैं तो हमेशा आंखों से खून के आंसू बहाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसकी बहन के साथ हुआ था। गुस्से में ओरी चिल्लाता है, वो चीज अभी कहाँ है? झांची मुस्कुराते हुए पूछता है कि जान भी लिया तो क्या करेगा? ओरी कहता है कि वो उस घोस्ट अकाउंट को ठंडे खून में मार डालेगा, लेकिन झांची बस मुस्कुराता है, मौक करता है कि वो इतना कमजोर है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सुनकर ओरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो झांची की तरफ जोरदार राइट क्रॉस मारता है, लेकिन आखिरी पल में कूकू उसे इंटरसेप्ट कर लेता है। ओरी कूकू से कहता है कि अभी रास्ते से हट जा, वो इस बेवकूफ मॉन्क टीचर को पिटाई करके रख देगा जो सोचता है कि उसे उसके बारे में सब पता है। कूकू कहता है कि वो टीचर तो बेवकूफ है ही, लेकिन फिर भी उसका टीचर है। झांची सबको शांत होने को कहता है और प्रपोज करता है कि अगर ओरी अपनी मौजूदा पावर लेवल पर कूकू को हरा दे तो वो उसकी स्ट्रेंथ मान लेगा और उसे वो घोस्ट अकाउंट के बारे में सब कुछ बता देगा जिसने उसकी बहन की जान ली। कूकू तो एक्साइटेड हो जाता है, वो तो रेस बेट यूट्यूबर को पीटने का मौका ढूंढ रहा था। वो तुरंत फोन से अपना हैमर निकालता है और मुस्कुराता है, लेकिन ओरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से झांची पर टूट पड़ता है। झांची बचता है और भागने लगता है, चिल्लाता है कि कूकू से लड़, मुझसे नहीं, जबकि ओरी पीछे दौड़ता है और कहता है कि वो इन गेम्स के लिए नहीं आया। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसकी मर्डर हुई है। झांची को पकड़ने से पहले ही कूकू उसे पीठ पर जोरदार स्लैम मारता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है, चुप कर जा, तेरी छोटी मोटी बदकिस्मती तुझे स्पेशल नहीं बनाती। ये अकादमी में बहुत कॉमन स्टोरी है।
कुकू समझ जाता है कि ओरी इतनी आसानी से उससे नहीं लड़ेगा, तो वो रेस बेटर को रेस बेट करने लगता है। कहता है कि हैमर से तुझे मारना तो तेरी बहन को कल रात मारने से भी ज्यादा मजा आया। बस इतना सुनते ही ओरी का दिमाग गर्म हो जाता है। वो उठ खड़ा होता है और झांची से कहता है कि एक बार इस हैमर वाले बेवकूफ को पीट दूंगा तो तुझसे सारी डिटेल्स ले लूंगा। फिर वो तुरंत कुकू पर झपटता है, एल्बो मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुकू हैमर से ब्लॉक कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। ये हंगामा देखकर आसपास के सारे स्टूडेंट्स रुक जाते हैं और लड़ाई देखने लगते हैं। ओरी फिर से पंच मारने दौड़ता है, लेकिन कुकू डॉज करता है और उसके बाद वाला स्ट्रेट भी। क्यों? वो गौथ लड़की कहती है कि ये तो पूरा के ड्रामा लग रहा है, जहां मुझे एक रेस बैटर और एक हैमर वाले बेवकूफ को देखना पड़ रहा है जो खुद को बहुत कूल समझता है। हियो, वो पपेट स्टूडेंट कहता है कि रोज रोज रेस बैट यूट्यूबर को रियल लाइफ में फाइट करते नहीं देखा जाता। रेन भी इम्प्रेस्ड है कि ओरी की एबिलिटीज कमाल की हैं। हर कोई कुकू के साथ ब्रॉल में टिक नहीं पाता। इमो अकेली है जो लड़ाई रोकना चाहती है, क्योंकि ये अच्छा नहीं खत्म होगा। फाइट में वापस कुकू ओरी को फिर हैमर स्लैम मारता है, लेकिन ओरी ब्लॉक कर लेता है। डैमेज सोख लेता है, लेकिन समझ जाता है कि स्ट्राइक्स बहुत जोरदार हैं। एक गलती हुई नहीं कि लड़ाई खत्म। म्यूजिक ओरी पीछे हटता है, डिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कुकू हैमर फेंक देता है और सीधे ओरी के मुंह पर लग जाता है। हंगामा इतना बढ़ जाता है कि दूसरे टीचर्स भी इकट्ठा होने लगते हैं और प्रिंसिपल खुद भी देखने आ जाती है। एक टीचर प्रिंसिपल से कहता है कि लड़ाई अभी रोकनी चाहिए और ओरी को अकादमी से बाहर करना चाहिए, उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं हैं। प्रिंसिपल उसे चुप रहने को कहती है और बस देखने को बोलती है। कुकू ओरी से कहता है कि रेस बेटर को पीटने में बहुत मजा आ रहा है। ओरी फिर चिल्लाता है कि उसने वो सब सिर्फ बहन को बचाने के लिए किया था। कुकू नहीं मानता, उसके मुंह पर फिर स्लैम मारता है और कहता है कि पैसे कमाने के और भी तरीके थे, तूने बस आसान रास्ता चुना क्योंकि तुझे मजा आता था। ओरी डिफेंड करना छोड़ देता है और कुकू उसे बार बार हैमर से पीटता है। फिर कुकू अपना स्पेशल मूव यूज करता है, हैमर को कई कॉपीज में कन्वर्ट कर देता है और सारी ओरी पर फेंक देता है। ओरी जमीन पर बेबस गिर जाता है। झांची उसके ऊपर आता है और मुस्कुराता है, कहता है कि तू स्क्रैपी फाइटर है, लेकिन कुकू की पावर के सामने तो जैसे मुक्का लेकर बंदूक से लड़ने आया हो। फिर वो ओरी को गाइड करता है कि फोन निकाल और मैजिकल एनर्जी चैनल कर प्लेइंग फील्ड को इक्वल कर ले। ओरी वैसा ही करता है, फोन निकालता है और तुरंत नीली आग भड़क उठती है जो हर ऑब्जर्वर को, टीचर्स को भी सदमा दे देती है। झांची कहता है कि कल कुकू ने नीली डेमन फ्लेम की बात की थी तो उसने यकीन नहीं किया था। वो कुकू को याद दिलाता है कि फ्लेम को टच मत करना। ओरी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सब इतना डर क्यों रहे हैं। झांची कहता है चिंता मत कर, बस यूज करके देख। सबके हैरान होने पर ओरी फ्लेम को अपने पैरों पर यूज करता है, उसे इमेंस स्पीड मिल जाती है, लेकिन कुकू की तरफ दौड़ते हुए वो ट्रिप होकर मुंह के बल गिर जाता है। झांची भी हैरान है क्योंकि ओरी इतना तेज था कि उन्हें दिखा भी नहीं, और अगर कंट्रोल कर पाता तो लड़ाई खत्म हो सकती थी। ओरी अभी हारा नहीं है, फिर से कुकू पर झपटता है, स्पीड से उसे कंफ्यूज करता है और लगभग पंच कनेक्ट कर देता है, जिससे कुकू के गाल पर खून की लकीर बन जाती है। ये देखकर कुकू गुस्सा हो जाता है, हैमर घुमाने लगता है। ओरी सब डॉज कर देता है, लेकिन ठीक जब उसे लगता है कि वो जीत सकता है, गुस्साए कुकू हैमर का साइज बढ़ा देता है, क्योंकि वो ग्रोअर है, शावर नहीं, और ओरी को लगभग चूर चूर कर देता। ओरी बाल बाल बचता है, लेकिन कुकू फिर अटैक करता है, जो ओरी का अंत होता, लेकिन झांची बीच में कूद पड़ता है। फैन के एक झटके से अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है और कुकू से कहता है कि तू बहुत आगे निकल गया। फिर वो ओरी की तरफ मुड़ता है, सॉरी बोलता है कि उसे इतना भड़काया, लेकिन ओरी खुद सॉरी बोलता है और झांची से गिड़गिड़ाता है कि उसे अकादमी में ले लो ताकि वो बहन के किलर को ढूंढ सके। झांची ओरी के असली आंसू देखकर मुस्कुराता है, उसे औपचारिक रूप से मादान अकादमी में एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी ही झांची ओरी को वो दिखाता है जो वो चाहता था। वो एक पुराना वीडियो दिखाता है जिसमें एक्सोर्सिस्ट्स की टीम किसी घोस्ट को एग्जिस्टेंस से मिटाने मिशन पर जाती है और कोने में एक डेड बॉडी देखकर फ्रीक आउट हो जाती है। वो एक स्मार्टफोन देखते हैं और उसमें से घोस्ट निकलता है। लीडर अपना फोन यूज करके घोस्ट को स्कैन करता है और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन निकालता है, लेकिन जैसे ही इन्फो आती है, बॉल्ड एक्सोर्सिस्ट टीम को भागने को कहता है। दुर्भाग्य से घोस्ट उन्हें चांस नहीं देता और ब्लेजिंग नीली फ्लेम से सबको तुरंत मार देता है। झांची बताता है कि इस घोस्ट अकाउंट का नाम सद बॉय के है। वो कौन था असल जिंदगी में ये नहीं पता, लेकिन ये पक्का है कि वो बेहद पावरफुल है
एक्सोर्सिस्ट्स का नंबर 1 एनिमी है, और सबसे जरूरी बात, यही वो घोस्ट अकाउंट है जिसने ओरी की बहन को मारा। ओरी ये सुनकर सदमे में है, और तब और ज्यादा जब उसे पता चलता है कि वो भी वही नीली फ्लेम यूज करता है। जाची बताता है कि सद बॉय की एबिलिटी को डेमन फ्लेम कहते हैं। ये एक कर्स्ड एबिलिटी है जो जिसे भी छूती है उसकी लाइफ फोर्स चूस लेती है। और विक्टिम्स के चेहरों को देखता है और आंखों से बहते खून के आंसू बिल्कुल वैसा ही जैसा आखिरी के साथ हुआ था। वो पूछता है कि जो शख्स बहन का किलर है उसी जैसी एबिलिटी मेरे पास कैसे? झांची कहता है कि उसे भी नहीं पता, और यही सवाल ओरी के दिमाग में और बढ़ जाते हैं। वो नर्वस होने लगता है कि उसने ऐसी डेडली एबिलिटी कुकू के खिलाफ यूज कर ली थी। म्यूजिक। झांची हंसता है, कहता है अच्छा हुआ किसी की जान नहीं गई। ओरी पूछता है कि वो खुद इन डेडली फ्लेम्स के बीच कैसे सेफ रहता है। झांची पूछता है क्या कभी सांप अपने जहर से मरता है? ये सब ओरी के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। वो झांची से कहता है कि उसे घर जाना है, कुछ दिन अकेले में कूल डाउन करके नई लाइफ को समझना है। लेकिन तभी कुकू और क्लास 1B के बाकी लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि अब तू कहीं नहीं जा रहा। झांची उन्हें और इसे इंट्रोड्यूस कराता है, कहता है ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, अपने नए क्लासमेट के साथ अच्छे से रहना। लेकिन कुकू तुरंत उसे चुभोने लगता है कि किसी को भी ऐसे लड़के के साथ क्लासमेट बनना नहीं है जिसकी फ्लेम आसानी से मार सकती है, लेकिन उन्हें उस पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि वो विलेन न बन जाए। कुकू पूरी सिचुएशन को फ्लेमिंग पाइल ऑफ फन कहता है, लेकिन फिर एक ब्लॉन्ड लड़का रेन उसे साइड धकेलता है और खुद को ओरी से इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कुकू को ज्यादा सीरियसली मत लेना, जानने के बाद वो अच्छा लड़का है। फिर एक टॉकिंग डॉल हाजिमे आगे आती है और कहती है कि कुकू बस इसलिए गुस्सा है क्योंकि तूने उसे एक हिट लगा दी। ओरी एनाबेल की कजिन देखकर फ्रीक आउट हो जाता है, लेकिन वो कहती है कि वो गेम्स लाइव स्ट्रीम करती है, कभी कोलैब कर लेना। रेन तुरंत ओरी से सेल्फी के लिए तैयार होने को कहता है, जबकि बाकी क्लासमेट्स इन सब के चौटेक अंदाज को देखते रहते हैं। झांची ओरी से कहता है कि फुल फ्लेज्ड एक्सोर्सिस्ट बनने से पहले एक और टेस्ट पास करना होगा। वो उसे ट्रेनिंग रूम में ले जाता है जहां एक गोल्डन डिवाइस तैयार है उसकी कॉम्बैट एबिलिटी मापने के लिए। झांची बताता है कि अगर ये टेस्ट पास कर लिया तो उसे फील्ड पर भेजा जाएगा और सद बॉय के से जल्दी या देर से टकराना ही पड़ेगा। और बहन के किलर का नाम सुनकर फायर हो जाता है और कहता है टेस्ट शुरू कर दो। झांची बटन दबाता है और गोल्डन लैंप से 2 पिंक जिन्नी निकलती हैं। वो बताता है कि ये आर्टिफिशियल स्पिरिट्स हैं, एक्सोर्सिस्ट्स को ट्रेन करने के लिए, पास करने के लिए 100 को हराना होगा। वो वॉर्न करता है कि इन आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, लेकिन ओरी कॉन्फिडेंट है कि वो किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। वो स्मार्टफोन से नीली फ्लेम वाली तलवार निकालता है और पहले स्पिरिट को सेकंडों में खत्म कर देता है, लेकिन झांची टेस्ट वहीं खत्म कर देता है। ओरी पूछता है क्यों रोका? अगले ही पल उसे चक्कर आने लगते हैं, बैलेंस खो देता है। झांची कहता है फोन की बैटरी देख, वो तेरी स्पिरिचुअल पावर से सिंक है। बैटरी 0 पर पहुंच गई है, मतलब तूने सारी स्पिरिचुअल पावर यूज कर ली और अब तू एक डेड फोन जितना बेकार है। और ये वहीं गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो सब लोग ट्रेडिशनल जापानी स्टाइल में फैंसी डिनर कर रहे होते हैं। झांची बताता है कि कुकू से फाइट के बाद वो पहले से थका हुआ था और टेस्ट बस एक सेटअप था ताकि उसे पता चले बैटरी खत्म होने का एहसास कैसा होता है। और ये अब समझता है, लेकिन कंफ्यूज है कि इतनी जल्दी डिनर का टाइम कैसे हो गया। झांची बताता है कि बैटरी 0 होने पर करीब 5 घंटे तक बेहोश रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए जगा नहीं जा सकता। फील्ड पर यह मौत का कारण बन सकता है। अगर बच भी गया तो टीम को ड्रैग करेगा अगर वो सब्जी बन जाए। और ये महसूस करता है कि सीखने को बहुत कुछ है, लेकिन झांची उसे डिसअपॉइंट न होने को कहता है कि इतनी जल्दी खत्म होना सिर्फ ये दिखाता है कि तेरी एबिलिटी कितनी पावरफुल है। और ये फिर भी उदास है। झांची उसे खाने को कहता है ताकि स्ट्रेंथ वापस आए। वो बताता है कि असली बड़ा टेस्ट 1 हफ्ते में है, सिर्फ एक मौका है। फेल हुआ तो कैप्चर होकर टॉर्चर किया जाएगा। और ये हैरान हो जाता है। झांची कहता है कि यहाँ बहुत से लोग मानते हैं कि तू सद बॉय से रिलेटेड है जिसने अनगिनत एक्सोर्सिस्ट्स मारे हैं और वो तुझसे बदला लेना चाहते हैं। अगर तू एक्सोर्सिस्ट नहीं बना तो डेंजर लेवल लगेगा और डील कर दिया जाएगा, इसलिए मेहनत कर और टेस्ट पास कर ले। इसके बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं। और ये कुकू से पूछता है उसका रूम कहाँ है। कुकू कहता है बेवकूफ मत बन, तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, तू एक टाइम बम है, तुझे मेरे साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। कुकू बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन किसी को जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। अचानक ओरी उसे नाराजगी से घूरने लगता है। कुकू सोचता है कि उसे उसके साथ रहना पसंद नहीं आ रहा।
लेकिन ओरी झुककर रिक्वेस्ट करता है कि उसे ट्रेन कर दो ताकि वो हफ्ते में टेस्ट पास कर सके। कुकू चाय मुंह से फेंक देता है और पूछता है कि कौन सा रेस बेटर ऐसे झुककर किसी को रिक्वेस्ट करता है जिसने उसे पीटा हो। ओरी कहता है कि मेरे पास कोई प्राइड नहीं बचा, मैं मानता हूं तू मुझसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए तेरी मदद चाहिए। कुकू हैरान रह जाता है उसकी ह्यूमिलिटी देखकर। वो कहता है कि वो तो वैसे भी ट्रेन करने वाला था क्योंकि झांची ने ऑर्डर दिया था। पहले जब ओरी ट्रेनिंग हॉल में बेहोश हुआ था तब झांची ने कुकू से कहा था कि वो उसे ट्रेन करेगा। कुकू को ये बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो रेस बेटर से दिल से नफरत करता है, लेकिन झांची ने कहा था कि ये ओरी के लिए भी अच्छा है और कुकू के लिए भी। आखिरकार वो मान गया। अब दोनों साथ में ब्रश कर रहे हैं जैसे नई नई शादीशुदा कपल। कुकू मन ही मन दुआ करता है कि काश ओरी डरपोक निकले और टेस्ट से डर कर भाग जाए। अगले दिन ओरी फिर पिंक जिन्नियों को चैलेंज करता है और बहुत जल्दी बैटरी खत्म कर देता है। कुकू कहता है कि तू शुरुआत से ही फुल थ्रॉटल जा रहा है, पावर को रेस्ट्रेन करना सीख। ओरी को नहीं पता कैसे करना है। कुकू कहता है कि कुछ ऐसा इमेजिन कर जैसे आग की लौ को कम करना, लाइटर से सिगरेट जलाना या कैंप फायर बुझाना। लेकिन अगर वो कुछ ज्यादा यूनिक और पर्सनल चीज इमेजिन कर पाए तो बेहतर काम करेगा। ओरी वो नहीं कर पाता और आखिरकार ट्रेनिंग स्पिरिट्स को हराने के बाद वो ढेर हो जाता है। अगले दिन रेन, हजीमे और वो दूसरा गोरा लड़का ओरी की प्रोग्रेस देखने आते हैं और उन्हें इम्प्रेस हो जाता है कि भाई बस 2 दिन पहले ही अवेकन हुआ है और फिर भी आसानी से 30 के पार पहुंच गया। लेकिन 31 पर फिर से ढेर। तो ओरी को एक यूनिक आइडिया सूझता है। अगले दिन वो खुद को कैफीन से भर लेता है ताकि नींद ना आए। फिर भी सिर्फ 41 प्रैक्टिस डमीज को हरा पाता है। अगले दिन वो और एफिशिएंट हो जाता है और 83 डमीज को पीट देता है। और अब वो गॉथ बैडी भी देखने आ जाती है कि ये लड़का क्या कर रहा है। फिर भी चाहे ओरी कुछ भी कर ले, वो हाफवे मार्क भी पार नहीं कर पाता। कुकू बार बार बोलता रहता है कि कुछ ऐसा इमेजिन कर जो तेरे पावर को कंट्रोल करने में मदद करे। छठे दिन के अंत तक भी ओरी की कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टफ्ड बंस खाने लगता है। कुकू पूछता है, भाई इतना टेंशन फ्री कैसे है, कल तो बड़ा टेस्ट है। झांची ने झूठ नहीं बोला था ना, अगर फेल हुआ तो लोग तुझे मार मार के हड्डियां तक चट कर देंगे। कुकू अब लुक मैक्सिंग मोड में आकर बोलता है कि तू सिर्फ हड्डियां बचने वाली है जब लोग तुझसे निपट लेंगे। और ये सुनते ही ओरी को कुछ याद आता है। वो कहता है, मुझे अभी घर जाना है। कुकू सोचता है कि अब आखिरी पल में डर के मारे भाग रहा है, लेकिन ओरी को बस ये टेंशन है कि जब कुकू ने उस पर अटैक किया था तब उसका रूम का दरवाजा खुला रह गया था और अकरी की तस्वीरें वगैरह सब बिखरे पड़े हैं, कोई परवर्ट चुरा ना ले जाए। कुकू सोचता है ये बस बहाना है भागने का। ओरी बोलता है, नहीं भाग रहा मैं, मेरी जिंदगी का एकमात्र गोल है अपनी बहन का बदला लेना। अगले दिन फाइनल टेस्ट का टाइम। पूरी स्कूल की भीड़ इकट्ठी हो जाती है देखने। जो टीचर्स ओरी से उसकी पावर की वजह से नफरत करते हैं वो पक्का मानते हैं कि आज ये फेल होगा और फिर इन्हें इसका कचरा डिस्पोज करने का मौका मिलेगा। वो मुंह पर मतलबी मुस्कान लिए टेस्ट शुरू करते हैं। ओरी अपनी फ्लेम स्वॉर्ड से आर्टिफिशियल स्पिरिट्स को तेजी तेजी से काटना शुरू करता है, लेकिन फिर भी पावर कंट्रोल नहीं हो रही। 30 स्पिरिट्स भी नहीं मारे और बैटरी 30% पर आ जाती है। क्लासमेट्स चीयर करते हैं, कर ले भाई, बेस्ट कर। तभी कुकू के अंदर कुछ टूटता है और वो ओरी को गालियां देने लगता है। बोलता है, ये रेस बेटर है भाई, बस मुंह से बहुत कुछ, दिखाने में जीरो। क्लासमेट्स पलट के पूछते हैं, अबे तू क्या कर रहा है? लेकिन कुकू प्रोफेशनल रेस बेटर को रेस बेट कर रहा है, मुंह पर स्मग स्माइल लिए। जल्दी ही ओरी से नफरत करने वाले भी बैंडवैगन में शामिल हो जाते हैं और जोर जोर से गालियां देने लगते हैं, जल्दी फेल हो जा, जल्दी। लेकिन ओरी उनकी गालियों को सहते हुए स्पिरिट्स को मारता जाता है। ये सब उसे उस वक्त की याद दिलाता है जब वो पहली बार रेस बेट कंटेंट बनाना शुरू किया था। नेगेटिव कमेंट्स से डर लगता था, छोड़ने का मन होता था, लेकिन जब बहन खून खांसती दिखती तो समझ आता कि इससे ज्यादा डरावनी चीज और है ही नहीं। वो कुछ भी करने को तैयार था, बस उसके इलाज के लिए पैसे कमाने को। और उसी पल से वो अपने हेटर्स को पैसे कमाने का जरिया देखने लगा। उनकी नफरत से उसका चैनल चलता था, उसी फीलिंग को वो अब चैनलाइज करता है। उसकी फ्लेम स्वॉर्ड छोटी और तेज हो जाती है। वो 100 प्रैक्टिस डमीज को बिना बेहोश हुए मार डालता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। झांची समझ जाता है कि कुकू का प्लान कितना कमाल का था। कुकू ने जानबूझकर भीड़ को ओरी के खिलाफ कर दिया ताकि वो रेस बेटर वाली हेडस्पेस में आ जाए और पावर कंट्रोल कर पाए।
लेकिन लंबे बालों वाला लड़का जो ओरी से सबसे ज्यादा नफरत करता है ये रिजल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो मशीन फिर से ऑन कर देता है और सबसे पावरफुल वर्जन के डमीज समन कर देता है। संयोग से ओरी को भी सिर्फ टेस्ट पास करने से संतुष्टि नहीं हुई थी। वो अपना वाइल्ड साइड निकाल देता है और उन स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स को भी धूल चटाने लगता है। आखिरकार 151 स्पिरिट्स मारकर मशीन की पावर खत्म हो जाती है। सब हैरान। ओरी ने टेस्ट में सबसे ज्यादा स्पिरिट्स मारने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। झांची खुद की पीठ थपथपाता है कि कुकू को उसके साथ जोड़ा था। अगले दिन ओरी ऑफिशियली स्कूल शुरू करता है और शॉक हो जाता है कि अरे, नॉर्मल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं यहाँ। क्लास खत्म होते ही रेन बोलती है, कभी भी स्टक हो तो बेझिझक पूछ लेना, और तुरंत सेल्फी लेने लगती है। हजीमे भी आ जाती है अगली सेल्फी के लिए और उस गोरे लड़के मो को भी बुलाती है। मो कहता है वो कैमरा शाई है। ओरी सोचने लगता है कि इन सब की क्या क्या एबिलिटीज होंगी। हजीमे कहती है, खुश हूं कि तुझे टॉर्चर नहीं किया उन्होंने। ओरी बोलता है, सब कुकू की वजह से हुआ। वो मुड़कर ठीक से थैंक यू बोलने जाता है, लेकिन कुकू तो कल ओरी को बेकाबू होते देखकर गुस्से में है। वो ओरी पर इल्जाम लगाता है कि तू भी वही रेस बेटर है जो तब मजे लेता है जब लोग तुझ पर गुस्सा होते हैं। ओरी मना करता है कि ऐसा नहीं है। तभी गौथ यूरू दोनों को चुप करा देती है। बोलती है, ऑफेंसिव एबिलिटी वाले सबके पर्सनैलिटी खराब होती है, इसमें तू भी शामिल है कुकू। कुकू को बुरा लगता है कि यूरू ने उसे और ओरी को एक ही कैटेगरी में डाल दिया। वो कहता है वापस ले अपना बात। दोनों एक दूसरे को पिस ऑन ऑफ बोलने लगते हैं। तभी झांची आता है और बताता है कि इनके लिए मिशन मिला है और ओरी को पहली बार पॉप हिट्स चेरी करने का मौका दे रहा है। फिर सोचता है कि एक्सोर्सिज्म में टीम वर्क जरूरी है, तो किसको साथ भेजूं। जैसे ही कुकू और यूरू को आपस में भिड़कते देखता है, आइडिया आ जाता है, तीनों को एक टीम में डाल दो। उसी रात ओरी, कुकू और यूरू वैन में बैठकर मिशन पर निकलते हैं। जल्दी ही एक कैमरा स्टूडियो या इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जैसी जगह पर पहुंचते हैं। सोचते हैं अरे यहाँ क्या काम है। तभी एक गोरा आदमी एक बहुत हॉट सेक्रेटरी के साथ पीछे से आता है और बात शुरू करता है। ओरी से पूछता है कि क्या ये टेक हब्स के बारे में कुछ जानता है। ओरी कंफ्यूज होकर पूछता है, भाई तू कौन है। गोरा हंसते हुए बताता है कि वो झांची है, डिस्गाइज में, क्योंकि मॉन्क के कपड़ों में बहुत ज्यादा अटेंशन खींचता है। वो मिशन समझाने वाला होता है। तभी 3 लड़कियां आकर उसे हैंडसम टॉल बोलकर घेर लेती हैं, नंबर मांगती हैं, डिनर डेट पर ले जाना चाहती हैं। झांची हकलाता है कि वो मॉन्क है, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर है, लेकिन लड़कियों के बड़े बड़े जूस वाले पर्सनैलिटी देखकर वो पिघल जाता है और उनके साथ चला जाता है। ओरी सोचता है चाय, कुछ लोग प्यास से मर रहे हैं, कुछ हिमालय की नदी में डूब रहे हैं। झांची के साथ आई हॉट सेक्रेटरी की को अब सब संभालती है। बच्चों को ध्यान से सुनने को कहती है। बताती है कि 1 घंटा पहले पिक कैमरा बिल्डिंग से स्पिरिट्स के सिग्नल पकड़े गए, जहां एक कस्टमर बुरी तरह जख्मी हो गया। शायद ग्रुप ऑफ घोस्ट अकाउंट्स हैं। ओरी कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मरे हुए अकाउंट्स मधुमक्खियों की तरह झुंड बनाकर घूमते हैं। कुकू समझाता है कि घोस्ट अकाउंट्स डिजिटल बीइंग्स हैं, इन्हें पीरियोडिकली रिचार्ज करना पड़ता है वरना खत्म हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स में पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज्यादा होती है। अभी ये प्रोसेस कर ही रहा होता है कि यूरो गुस्से से बोलती है, मुझे इन दोनों लूजर्स के साथ क्यों डाला गया, ये मेरे ऊपर पर्सनल अटैक लग रहा है। कुकू उसकी बात को इग्नोर करता है। ओरी डिफेंड करने की कोशिश करता है कि कुकू तो वीरद है, मैं तो नॉर्मल लड़का हूं, उस जैसा नहीं। यूरो बोलती है, चुप कर, नॉर्मल लड़के बेकाबू होकर हंसते नहीं हैं। फिर फोन देखती है और बोलती है, अरे मेरा फेवरेट स्ट्रीमर अभी स्ट्रीम करने वाला है, अगर सुपर चैट नहीं भेजूंगी तो वो मुझे भूल जाएगा। ओरी हैरान कि मिशन चल रहा है और ये स्ट्रीमर की टेंशन ले रही है। यूरो बोलती है, अपना मुंह बंद कर, मैं कभी एक्सोर्सिस्ट बनना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये एकमात्र चीज है जिसमें मैं अच्छी हूं और मुझे पैसे चाहिए अपने फेवरेट को सुपर चैट भेजने के लिए। की को सबको चुप कराकर मिशन पर फोकस करने को कहती है। बताती है कि बिल्डिंग के सारे कस्टमर और एम्प्लॉय हटा दिए गए हैं, सिर्फ लो लेवल अकाउंट्स हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस पीठ पर नजर रखना और अलर्ट रहना। वे स्टोर में घुसते हैं, पूरी जगह सुनसान। ओरी को अजीब लगता है, इतना खाली इलेक्ट्रॉनिक स्टोर कभी नहीं देखा। यूरो बोलती है, जल्दी चल, इस फालतू काम को जल्दी खत्म करके घर जाना है। ओरी थोड़ा नर्वस है। यूरो को बोलता है, थोड़ा संभल कर, इतनी बेपरवाह मत हो। बात पूरी होने से पहले ही यूरो के पीछे एक घोस्ट आ जाता है और हाथ बढ़ाता है। ओरी की आवाज गले में अटक जाती है डर से, लेकिन यूरो 1 सेकंड भी नहीं रुकती,
साइड स्टेप करती है और फोन निकालकर अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट करती है। उसका हाथ अजीब डरावना गन में बदल जाता है। वो तुरंत गूद जैसा कुछ शूट करती है। घोस्ट उस गूदे में फंस जाता है और हिल नहीं पाता। ओरी इंप्रेस हो जाता है। कुकू बोलता है, उसके पास मत जाना, वो सर्टिफाइड स्टॉकर है, किसी के पॉप ग्रुप की फैन गर्ल है, एक मेंबर से पैरासोशल रिलेशनशिप में है, हर जगह फॉलो करती है, हर फोटो लाइक करती है, झूम करके हर छोटी डिटेल चेक करती है कि कहाँ है वो लड़का, आंखों की रिफ्लेक्शन तक चेक करती है कि कोई औरत तो नहीं उसके साथ। आईडी बैन होते रहते हैं तो नई नई आईडी बनाती है। ग्रेड ए डिल्यूजनल एक्स्ट्रा क्लिंगी पीस है। यूरू सुन लेती है और चिल्लाती है, उसे सिर्फ के पॉप मेंबर मत बोलो, उसका नाम किरा है, मैं स्टॉकर नहीं हूं, मेरा प्यार सबसे प्योर है, कोई नहीं आ सकता हमारे बीच में। उसके साथ ही वो घोस्ट फट जाता है और गू वापस उसके पास आ जाता है। कुकू बोलता है, केस इन पॉइंट, यूरू वीरद है। फिर समझाता है कि एक्सोर्सिस्ट की एबिलिटीज बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करती हैं कि वो अपने फोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओरी को अचानक क्लिक होता है कि मेरी फायर एबिलिटी इसलिए है क्योंकि मैं रेज बेटर हूं। फोन पर ज्यादातर टाइम लोगों को गुस्सा दिलाने में लगाता था। वो अब भी ये समझ ही रहा होता है कि यूरू मुड़कर उस पर गू शूट कर देती है। ओरी शॉक होकर हिल नहीं पाता, लेकिन पीछे से एक और स्पिरिट था जिसे यूरू ने रोका। बिना एक शब्द बोले कुकू अपने हैमर से कूदता है और उस घोस्ट को खत्म कर देता है। फिर दोनों बैक टू बैक खड़े होकर बाकी घोस्ट्स का सामना करने को तैयार। ओरी देखता है कि अभी कुछ पल पहले ये दोनों एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे और अब ऐसे साथ लड़ रहे हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड्स हों। उन्हें घोस्ट्स को बर्बाद करते देख वो समझता है कि ये दोनों हजारों बार ऐसा कर चुके हैं। इतने लंबे समय तक टीम में रहने के बाद एक दूसरे की मूवमेंट सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी उसे समझ आता है कि इस प्रोफेशन में टीम वर्क कितना जरूरी है। अचानक यूरू और कुकू के पीछे एक घोस्ट आता है। ओरी बिना सोचे उनके बीच कूदता है, अपनी फ्लेम से उसे इंस्टेंट में जला देता है। मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, अब समझ आया टीम वर्क क्या होता है। लेकिन तारीफ की जगह दोनों डांटते हैं, सावधान रह, तू हमें भी मार डालता तो क्या होता। तभी स्टोर में कुछ चोर घुस आते हैं और सामान ठूंसना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं आज तो लॉटरी लग गई, कोई है ही नहीं। लेकिन एक गंजा चोर अचानक ही किसी घोस्ट से उछाल खाकर गिरता है। दूसरा ऊपर देखता है तो एक विशाल घोस्ट उसके साथी को लंबे नाखूनों से पकड़े हुए है। दूसरी तरफ यूरू शिकायत कर रही है कि वो कभी एक्सोर्सिस्ट नहीं बनना चाहती थी। वो लवर है, फाइटर नहीं, जिसमें वो अच्छी थी। और पैसे भी चाहिए अपने स्ट्रीमर को सुपर चैट भेजने के लिए, चाहे कितने भी खतरनाक मिशन क्यों न हो। वो अपनी गूगन से हर घोस्ट को बांधती जाती है। कुकू हैमर से पीट पीट कर खत्म करता जाता है। कुकू ओरी पर चिल्लाता है, बकबक बंद कर और काम पर लग जा। यूरू फिर कुकू पर भड़कती है कि वो किसी भी अटैक टाइप एक्सोर्सिस्ट के साथ कंपैटिबल नहीं है, खासकर कुकू के साथ तो बिल्कुल नहीं। फिर भी झगड़ते हुए भी एक भी बीट नहीं छोड़ते और घोस्ट को खत्म कर देते हैं। यूरू ओरी की तरफ मुड़कर कहती है, कुकू कितना भी गंदा हो, उसकी अटैक टाइप एबिलिटीज टॉप क्लास हैं। क्लास में एक और अटैक टाइप की जरूरत नहीं, वो भी ब्लू फ्लेम वाला। आखिरकार वो बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं। वहां दोनों चोर लटके हुए मिलते हैं, मरे हुए। ओरी शॉक हो जाता है। यूरू तुरंत स्पिरिट को देखकर गू शूट करती है। कुकू हैमर लेकर दौड़ता है, लेकिन स्पिरिट को खरोंच तक नहीं आती। वो मुड़कर कहता है, भाग जाओ यहां से, मैं बस अपनी डॉल को सजा रही हूं। कुकू तुरंत समझ जाता है कि ये नॉर्मल स्पिरिट नहीं है। बोलता है, हम लो लेवल स्पिरिट्स की उम्मीद कर रहे थे, ये मिड या हाई लेवल है, स्पेशल टीम और प्लान के बिना नहीं लड़ सकते, अभी भागो। यूरू मना करती है, मैंने तो पकड़ लिया है, बस एक्सरसाइज होने दे। लेकिन वो दुश्मन की ताकत को बहुत कम आंक रही थी। स्पिरिट आसानी से गू तोड़ देता है और यूरू को जमीन से उठाकर अपने चेहरे के पास लाता है। बोलता है, तुझे भी खूबसूरत बना दूंगी। कुकू पूरा जोर लगाकर हैमर मारता है। स्पिरिट इंस्टेंट हील हो जाता है और कुकू को एक थप्पड़ में उड़ा देता है। धूल छोड़ती है तो कुकू एक टेढ़ी बियर पर पड़ा मिलता है। ओरी पूछता है, ये क्या हो रहा है, इतना ताकतवर क्यों है ये। कुकू बताता है कि कुछ गोस्ट अकाउंट्स पर स्पेशल एबिलिटीज होती हैं जिन्हें कर्स कहते हैं। ये लो लेवल नहीं है, मिड या हाई लेवल है। नॉर्मली स्पेशल टीम और प्लान बनाकर भेजा जाता है। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अगर ऐसे ही चला तो तीनों मर जाएंगे। ओरी देखता है यूरू को छटपटाते हुए। स्पिरिट उसकी बाहें टहनी की तरह तोड़ देता है। यूरू की चीख तब दब जाती है जब स्पिरिट उसे जमीन पर पटक देता है और वो बेहोश हो जाती है।
कुकू ओरी से कहता है, भाग जा, तू सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बनेगा। स्पिरिट यूरू का सिर दबाने लगता है। कुकू हैमर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिजनरेशन बहुत तेज है। तभी ओरी एक टेडी बियर पर डेमन फ्लेम्स चढ़ाकर फेंकता है। वो स्पिरिट के हाथ पर लगता है। स्पिरिट यूरू को छोड़ देता है। कुकू उसे पकड़ता है। तीनों भागते हैं और नीचे की मंजिल पर छिप जाते हैं। कुकू ओरी का हाथ पकड़ता है, जो अभी भी जल रहा था। ओरी घबरा जाता है, क्योंकि उसने देखा है ये लिविंग लोगों को क्या करता है। लेकिन कुकू पर कुछ नहीं होता। वो बोलता है, मेरी थ्योरी सही है। इंसान के हाथ में होने की वजह से डेमन फ्लेम का इफेक्ट रिवर्स हो गया है। इंसानों के लिए हानिरहित, लेकिन डेमन्स के लिए फटाल। वो विशाल घोस्ट की तरफ इशारा करता है, जिसका हाथ अभी भी नहीं ठीक हुआ। एओरी के अटैक से वो ठीक हो चुका था। तीनों ने जल्दी से प्लान बनाया। आओरी पीछे से घोस्ट पर अटैक करेगा, ऐसा ओपन घाव बनाएगा जो रिजनरेट ही ना हो, और कुकू तुरंत अपना हैमर स्पैम करके ढेर सारा डैमेज डालेगा। गुस्से में आकर घोस्ट अब बेअब्लेड बन गया। आओरी को दीवार पर दे मारा। जल्दी ही घोस्ट ने उन्हें कोने में घेर लिया, लेकिन डर की जगह आओरी के अंदर एड्रेनालिन उफान मारने लगा। वो लड़ाई के लिए एकदम एक्साइटेड हो उठा। उसने फिर से एक आग वाला टेडी घोस्ट की तरफ फेंका, पर घोस्ट ने डॉज कर लिया और आओरी को पकड़ लिया, पोजीशन से बाहर। अभी वो उसे तड़प तड़पाकर खत्म कर देती, अगर यूरू न उठती और अपना गू घोस्ट पर फेंक देती। अपना स्ट्रीम पहले से ही शुरू हो चुका देखकर वो गुस्से में थी। बोली, जल्दी जल्दी इसे खत्म करो यार, मेरा कुराहा को फर्स्ट सुपर चैट का स्ट्रीक है। आओरी और कुकू तुरंत जुट गए। घोस्ट को गू से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए भी जमकर पीटना शुरू कर दिया। तभी किरीहा को किसी और लड़की का सुपर चैट आ गया। ये देख यूरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने घोस्ट के शरीर पर अपनी पकड़ और कस ली। तीनों ने मिलकर हर तरफ से घोस्ट पर टूट पड़े और आखिरकार एकदम किलिंग ब्लो मार दिया। स्पिरिट को पूरी तरह एक्सोर्सिज्म कर दिया। सबको राहत मिली। किसी ने पहले कभी मिड रैंक स्पिरिट को हराया ही नहीं था। कुकू बोला, अब जल्दी से वापस जाकर सब रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर जाते जाते अचानक आओरी को पीछे से कुछ महसूस हुआ। वो पलट भी नहीं पाया था कि यूरू और कुकू दोनों खून के आंसू बहाते हुए जमीन पर गिर पड़े, बिल्कुल बेजान। पास के एक टीवी सेट से सैड बॉय अकाउंट का स्पिरिट बाहर निकला, तैयार खड़ा था एक और डीमन फ्लेम यूजर से भिड़ने के लिए। ओरी की सांसें रुक जाती हैं। वो डेमन को देखकर यकीन नहीं कर पाता। उसके दिमाग में बहन अकारी की यादें फ्लैश करती हैं, बिस्तर पर मरते हुए, मदद की भीख मांगते हुए। वो जंगली जानवर की तरह हाँफने लगता है, कंट्रोल खो देता है, जलती तलवार निकालता है और स्पिरिट पर झपट पड़ता है, मुक्के मारने लगता है हर कोण से। लेकिन स्पिरिट के चारों तरफ जलती चमकदार लपटें हर अटैक को ब्लॉक कर देती हैं। ओरी पीछे हटता है, सोचने लगता है। सैड बॉय उदास सा सांस छोड़ता है और पूछता है, बस इतना ही कर पाएगा? ओरी स्तब्ध। उसने तो अपना बेस्ट दिया था। अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी आंखों से खून फूट पड़ता है, विजन रेड हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। दंग रह जाता है, ये क्या हुआ? सैड बॉय को उसका नाम कैसे पता, और ये यहां बेवजह क्यों आया? पूरी ताकत और जिद से ओरी अपना फोन तक पहुंचता है और सैड बॉय से कहता है, मैं अपनी छोटी बहन अकारी का बदला जरूर लूंगा। सैड बॉय उस नाम को पहचानता है और कहता है, अकारी की मौत हॉस्पिटल में सचमुच दुखद थी। मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गईं जब मुझे उसे मारना पड़ा। शायद अकारी ही बेकार मरी और अब कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर ओरी का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसे याद आता है बहन कैसे हंसती थी, खेलती थी। वो अपने शरीर को जबरदस्ती हिलाता है, लेकिन बस इतना कर पाता है कि घोस्ट की आंखों में सीधा देखकर कहे, मैं तुझे मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सैड बॉय हंस पड़ता है। ओरी को भी पता है वो बहुत कमजोर है, सिर्फ बकवास कर रहा है जो वो पूरा नहीं कर सकता अपनी ही कमजोरी की वजह से। सैड बॉय अपना हाथ उठाता है, पूरी बांह आग में लिपट जाती है। वो कहता है, अलविदा कह ले दुनिया को, लेकिन अगर कोई अनफिनिश्ड बिजनेस बचा हो तो शायद घोस्ट बनकर वापस लौट आए। ओरी समझ जाता है अब कुछ नहीं हो सकता। आंखें बंद कर लेता है, अकारी से माफी मांगता है और अपनी मौत कबूल कर लेता है। लेकिन जैसे ही सैड बॉय फ्लेम्स से उसे खत्म करने वाला होता है, एक बेहद तेज हवा का झोंका आता है और सारी आग को बुझा देता है। ओरी हैरान, बिल्डिंग बंद है, ये हवा कहां से? झांची खुद को रिवील करता है, ब्लॉन्ड विग उतारकर सैड बॉय के सामने आ खड़ा होता है। स्पिरिट मुस्कुराता है, ये कौन है रे? झांची जवाब देता है, एक्सोर्सिस्ट। और ओरी का टीचर।
स्पिरिट कुछ समझ पाता उससे पहले ही झांची तय तीनों स्टूडेंट्स को इमीडिएट डेंजर से दूर ले जाता है। सैड बॉय को भी हैरानी होती है, ये लड़का कमजोर नहीं लग रहा। ओरी कुक्कू और युरू के लिए परेशान होता है। झांची कहता है, टेंशन मत ले, मरे नहीं है, उनकी पावर ने अभी तक बचाया है। ओरी उन्हें पुकारता रहता है। कुक्कू आंखें खोलता है, भाई सिर फट रहा है मेरा। युरू भी आंखें खोलती है, याद करने की कोशिश करती है कि हुआ क्या। झांची रोने लगता है, माफी मांगता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो औरतें मुझे छोड़ ही नहीं रही थीं, वाइल्ड राइड पर ले जाना चाहती थीं। जल्दी से उन्हें संभाला और दौड़ा चला आया। ओरी कहता है, सर वो सब बाद में, अभी सही टाइम नहीं है। सैड बॉय दूसरी बार फ्लेम्स की बौछार करता है, लेकिन एक इनविजिबल प्स्यूडो बैरियर सबको हर तरफ से प्रोटेक्ट कर लेता है। ओरी हैरान, ये क्या हो रहा है। कुक्कू समझाता है कि ये लैब का स्पेशल डिवाइस है, 3 मिनट तक सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ब्लॉक करता है, लेकिन अगर कोई फिजिकल एंटिटी अंदर घुस जाए तो टूट जाएगा। ओरी की मोटी खोपड़ी समझ नहीं पाती। झांची बहुत सिंपल तरीके से समझाता है, ये बैरियर घोस्ट्स और उनकी अटैक्स को 3 मिनट तक बाहर रखेगा, उसके बाद तुम लोग अकेले पड़ जाओगे, टाइट पकड़ो। वो खुद उठता है, ओरी की तारीफ करता है। ओरी कंफ्यूजेस, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। झांची कहता है, सिर्फ जिद से सैड बॉय के सामने जिंदा बच जाना भी बहुत बड़ी बात है, सिर ऊंचा रख। ओरी की आंखें भर आती हैं। टीचर के ये शब्द उसके दिल को छू जाते हैं। झांची उन्हें पीछे रहने को कहता है, अपना पंखा निकालता है और हवा में जादुई कार्प क्रिएट करता है। एक सबसे खतरनाक घोस्ट के सामने तैयार खड़ा, बिना वक्त गंवाए झांची अटैक करता है। मैजिकल फिश से अच्छा स्ट्राइक मारता है, घोस्ट स्टैंड्स में जा गिरता है। दूसरा अटैक भी लगता है, कैसे, लेकिन इस बार सैड बॉय तैयार था, ब्लॉक कर देता है। मुस्कुराता है, अगर ये ओरी का टीचर है तो इसकी मौत से ओरी का दुनिया से बहुत गहरा कनेक्शन बनेगा और वो भी स्पिरिट बनकर लौट आएगा। तुरंत घोस्ट झांची पर मैजिकल फ्लेम्स की बरसात करने लगता है। झांची डोज करता है, साइड स्टेप करता है, फिर काउंटर अटैक मारता है। ओरी समझता है झांची बिल्कुल अलग लेवल पर है। कुक्कू से पूछता है, झांची सर किस तरह की साइबरनेसिस यूज कर रहे हैं। कुक्कू कहता है, कोई साइबरनेसिस नहीं, उनके पास कोई नहीं है, वो बस अपनी रॉ स्पिरिचुअल पावर को डिजिटल कन्वर्टर की मदद से मैजिक में बदलते हैं। पंखा उनका मुख्य टूल है। वो बताता है कि जाची ओल्ड जनरेशन एक्सोर्सिस्ट हैं, जिन्हें डिजिटल घोस्ट से डील करना नहीं सिखाया गया। इसलिए नई जनरेशन चाहिए जिनकी पावर डिजिटल वर्ल्ड से नेटिव हो, ताकि ये स्पिरिट्स जब हमला करें तो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। झांची की आंखों से खून निकलने लगता है। ओरी घबरा जाता है। कुक्कू कहता है, टेंशन मत ले, झांची इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अगर सैड बॉय रियल घोस्ट होता तो झांची उसे मिनटों में मिटा देते, लेकिन डिजिटल कन्वर्टर से पावर 90% कम हो जाती है, मतलब वो सिर्फ 10% कैपेसिटी से लड़ रहे हैं। ओरी बेचैनी से देखता है, झांची को कोने में धकेला जा रहा है, लेकिन ठीक जब सब खत्म लगने वाला था, झांची मुस्कुराता है और 2 और फिश क्रिएट करता है। तीनों से एक साथ अटैक करता है। ओरी हैरान, कुक्कू एक्सपोजिशन जारी रखता है। झांची जीनियस एक्सोर्सिस्ट हैं, 18 साल की उम्र में कैलामिटी क्लास डेमन को हराकर लिविंग लेजेंड का क्रिंज टाइटल कमाया था। ओरी हैरान, फिर इतना बड़ा एक्सोर्सिस्ट टीचर क्यों बना। कुक्कू कहता है, पता नहीं, एक दिन अचानक एक्टिव ड्यूटी से रिटायरमेंट ले लिया और नई जनरेशन को ट्रेन करने लगा। ओरी इम्प्रेस्ड भी है, वरी भी। कुक्कू कहता है, टेंशन मत ले, सैड बॉय का ग्रेटेस्ट एक्सोर्सिस्ट से जीतने का कोई चांस नहीं। तभी झांची ब्यूटीफुल ट्रिपल अटैक करता है। धूल छंटती है, सैड बॉय गायब। ओरी पूछता है, मार दिया। झांची कहता है, नहीं, भाग गया, अब और सावधान रहना पड़ेगा। सब राहत की सांस लेते हैं। झांची बताता है, वो पूरा स्ट्रेंथ भी नहीं यूज कर रहा था, चार्ज कम हो रहा था, पावर सेवर मोड में लड़ रहा था। कुक्कू चिढ़ जाता है, अरे यार, इतना बड़ा चांस गया। झांची कहता है, इतना मत सोचो, सबसे जरूरी ये है कि सब जिंदा बच गए। वो सबको गले लगाता है। ओरी को अपनी कमजोरी का एहसास होता है। वो झांची की तरफ मुड़ता है, सर, अब मेरा नया गोल है, बिल्कुल आपके जैसा बनना। झांची हंसता है और कहता है, चलो सब स्कूल वापस चलते हैं, आराम करो, रिकवर करो और जोर से ट्रेनिंग करो। वे सब अकादमी लौट आते हैं। झांची मीटिंग में चले जाते हैं। ओरी और कुक्कू कपड़े बदलकर नर्स ऑफिस में जाते हैं। युरू पूरी तरह बिल्कुल नई ताजा। ओरी समझ नहीं पाता, इतनी सारी चोटें कैसे गायब। तभी नर्स मीना दरवाजे के पीछे से निकलती है और कहती है, टेंशन मत ले अपनी चोटों का,
वो ओरी की फोटो खींचती है और अपनी पावर से उसे लिटरली फोटोशॉप करके हेल्दी कर देती है। जल्दी ही बाकी सारे क्लासमेट्स भी ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन ओरी, कुकू और यूरू तो बिल्कुल भी मूड में नहीं है किसी मस्ती मजाक के। उनके चेहरों पर पक्का इरादा साफ झलक रहा है। वो अपने क्लासमेट्स से कहते हैं कि वो ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो दोबारा इतनी बेइज्जती नहीं सहना चाहते। पर जाने से पहले मीना उन्हें रोकती है और कहती है, जरा अपनी बैटरी तो चेक कर लो। और फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बस नाम की बची है, लगभग 0। फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर स्पिरिचुअल पावर ट्रेन नहीं कर सकते तो मसल्स तो ट्रेन कर ही सकते हैं ना। किसी भी तरीके से हर हाल में मजबूत बनेंगे, एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, ताकि एक दिन उस सद बॉय से बदला पूरा ले सकें और उसे खत्म कर दें। इस घटना के कुछ दिन बीत जाते हैं और अपनी पूरी ताकत वापस पाने के बाद एओरी को एहसास होता है कि वह अपनी साइबरनेसिस का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसलिए वह कुकू और रेन से मिलने जाता है। वह देखता है कि वह एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहे हैं, लेकिन कुकू किसी चीज में बहुत बिजी लग रहा था। रेन बहुत ही प्यार से एओरी का स्वागत करता है और पूछता है कि वह इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है। एओरी जवाब देता है कि जब से उसे एहसास हुआ है कि उसका शरीर कितना अनफिट है, तब से वह ठीक से सो नहीं पाया है। रेन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन एओरी उसे बताता है कि सैड बॉय और उस दूसरे घोस्ट अकाउंट के खिलाफ पिछली बैटल के दौरान उसे लगा कि उसकी साइबरनेसिस बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही थी। वह सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से सोच पा रहा था और रिएक्ट कर रहा था, लेकिन उसका शरीर लगातार उसका साथ छोड़ रहा था। उसके दिमाग और उसके शरीर के बीच हमेशा एक तालमेल की कमी रहती थी। उसका शरीर देर से रिएक्ट करता था, जिसकी वजह से वह खुले में फंस जाता था। उसे लगता है कि अगर वह अपनी हाथ से हाथ की लड़ाई की स्किल्स को और ज्यादा निखारेगा और अपने शरीर को मजबूत बनाएगा, तो वह अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कहीं बेहतर तरीके से कर पाएगा। इससे वह घोस्ट अकाउंट्स का सामना और भी आसानी से कर सकेगा। यह कहकर वह कुकू की तरफ मुड़ता है और झुककर उससे विनती करता है कि वह उसे ट्रेनिंग दे, ताकि वह अपनी स्किल्स का बेहतर इस्तेमाल करना सीख सके। लेकिन कुकू उसकी मौजूदगी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपने फोन पर बहुत तेजी से टाइप करने में लगा रहता है। एओरी थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन रेन हंसते हुए उससे कहता है कि वह बैठ जाए। वह बताता है कि यह कुकू का रोज का काम है, जहां वह ट्विटर और रेडिट पर जाता है और फिर ऑनलाइन अनजान लोगों के साथ लड़ता है। एओरी को समझ आ जाता है कि यह कोई मजाक नहीं है और कुकू सच में बस एक क्रींजी कीबोर्ड वॉरियर है। आखिरकार अपनी चाय पीने के लिए फोन नीचे रखने से पहले वह एओरी से कहता है कि वह बैठ जाए और अपनी चाय पी ले। वह कहता है कि चाय पीने से दिमाग शांत होता है। एओरी इस आदमी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। वह उससे पूछता है कि क्या वह पहले किसी गैंग में था, क्योंकि उसके कंधे पर एक टैटू भी है। यह सुनकर कुकू के गले में चाय अटक जाती है और वह उसे चुप रहने को कहता है। वह कहता है कि यह सोचने का बहुत ही भेदभाव भरा और गलत तरीका है, और अगर वह ऐसा करता है तो वह लोगों को उनके रूप रंग से जज कर रहा है। हालांकि रेन उसकी पोल खोलते हुए एओरी को बताता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। कुकू असल में हाई स्कूल के दिनों में एक गैंग का हिस्सा था। वह अपना फोन निकालता है और उसे कुकू के उस गुंडे वाले अवतार की एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर यकीनन के पॉप लड़कियों के बीच उसकी तगड़ी फैन फॉलोइंग बन गई होगी। कुकू उससे कहता है कि वह बस एक दौर था और रेन भी उसी गैंग में था। रेन बताता है कि वह तो बस उसके पीछे पीछे घूमता था, और एओरी से कहता है कि वह कुकू को बचपन से जानता है और उनके बीच एक तरह का ब्रोमांस है। कुकू कहता है कि उसे यह सब पसंद नहीं है, जबकि एओरी को एहसास होता है कि वह अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह रेन से कहता है कि वह उन सब के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। यह बात रेन को हैरान कर देती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे लोग बहुत ही मतलबी होते हैं, लेकिन एओरी उनके जैसा बिल्कुल नहीं लगता। कुकू उससे पूछता है कि आखिर उसे उससे क्या काम था, जिसके बारे में एओरी पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन उसे ट्रेनिंग देने के बजाय कुकू उसे एचे को ढूंढने के लिए भेज देता है, क्योंकि वह हाथ से हाथ की लड़ाई की स्पेशलिस्ट है और वही उसे सबसे ज्यादा सिखा सकती है। हाँ की तलाश करते हुए उसकी नजर डेस्क पर बैठी एक डरावनी सी दिखने वाली गुड़िया पर पड़ती है और वह उससे बात करने लगता है। वह पूछता है कि क्या वह उसे कॉम्बैट में ट्रेनिंग दे सकती है, लेकिन वह चकी जैसी गुड़िया कोई जवाब नहीं देती। वह उसके पास जाता है और पूछता है कि वह उसे इस तरह से इग्नोर क्यों कर रही है। तभी वह अपने आसपास देखता है और उसे एहसास होता है कि वह बहुत सारी गुड़ियों से घिरा हुआ है। उसे लगता है कि चकी ने खुद की कॉपी बना ली है, लेकिन तभी असली वाली पीछे से आती है और उसके सिर पर जोर से मारती है।
वह बताती है कि यह गुड़ियां स्कूल के ऑफिशियल शुभंकर मस्कॉट्स हैं और उसकी साइबरनेसिस एबिलिटी उसे इन गुड़ियों को कंट्रोल करने की ताकत देती है, जबकि उसका असली शरीर अपने डार्म में बैठकर कॉफी पी रहा होता है और 4K में बोकू नो पिको देख रहा होता है। इयोरी लोगों को उनकी पसंद के हिसाब से जज नहीं करता और चकी से उसे ट्रेनिंग देने के लिए कहता है। यह सुनकर वह तुरंत तैयार हो जाती है, क्योंकि जब से इयोरी एकेडमी में आया है वह उसके साथ एक मैच खेलना चाहती थी। जल्द ही वह ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां वह एमो से एक बहुत बड़ी गुड़िया को अंदर लाने और जमीन पर रखने के लिए कहती है। फिर वह एमो को बताती है कि लड़ाई शुरू होने से पहले उसे उनके लिए यहां एक रेफरी के तौर पर रहना होगा। शुरुआत में इयोरी हंसते हुए कहता है कि इतनी प्यारी दिखने वाली चकी गुड़िया को मारने में उसे परेशानी होगी, लेकिन बिना किसी चेतावनी के चकी उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारती है और फिर अलग अलग दिशाओं से उस पर मुक्कों की बरसात कर देती है। एमो इयोरी से कहता है कि वह इसे इतने हल्के में ना ले, क्योंकि हाँ, चैंपियन है और ई स्पोर्ट्स की दुनिया पर राज करती है। इयोरी को एहसास होता है कि उसने इस गुड़िया को एक बड़ी मुश्किल नहीं समझा था, जो कि उसकी गलती थी। इसलिए वह आखिरकार अपनी पूरी ताकत लगाने का फैसला करता है और अपने फोन से नीली लपटें बाहर निकालता है। हाँ, तय करती है कि किसी को अच्छे से चोट पहुंचाने के लिए यह चकी काफी नहीं है, इसलिए वह अपनी जगह से कूदकर उस बड़ी गुड़िया की तरफ जाती है और अपनी चेतना को उसमें ट्रांसफर कर देती है। इयोरी यह देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन हाँ बताती है कि वह अपनी मर्जी से किसी भी गुड़िया को कंट्रोल कर सकती है, वह भी ब्लूटूथ मोड ऑन करके। और क्योंकि छोटी गुड़िया ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए वह इस बड़ी गुड़िया का इस्तेमाल एक असली लड़ाई जैसा माहौल बनाने के लिए करेगी। दूसरा राउंड शुरू होता है और इयोरी को एहसास होता है कि यह वाला रूप कम प्यारा है, लेकिन इसे मारना ज्यादा आसान है। इसलिए वह पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ता है ताकि कुछ मुक्के मार सके, लेकिन उसका रिएक्शन टाइम बहुत तेज होता है और वह इयोरी पर एक के बाद एक 5 लगातार अटैक कर देती है। इयोरी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे हाँ, उसके अटैक शुरू करने से पहले ही उन पर रिएक्ट कर रही है। लेकिन हाँ के लिए यह बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अगर आप गेमिंग में प्रो लेवल पर मुकाबला करना चाहते हैं तो आपके पास गॉड लेवल के रिफ्लेक्स और सामने वाले की बेइज्जती करने का हुनर होना चाहिए। इयोरी बिना कुछ सोचे समझे लगातार उस पर अटैक करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वह चाहे जो कर ले, वह उस पर एक भी वार नहीं कर पाता। उसका हर एक अटैक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, जबकि हाँ, एक के बाद एक कॉम्बो से जवाब देती है और अपने मूव्स से उसे पूरी तरह से हरा देती है। एमो हंसने लगता है, क्योंकि उन दोनों की स्किल्स के बीच का फर्क बहुत ज्यादा साफ दिख रहा था, लेकिन इयोरी ने अभी हार नहीं मानी थी। वह तय करता है कि अगर हाँ उसके लड़ने के तरीके को पढ़ रही है तो वह उसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे अजीब मूव्स करेगा जो उसने उसे पहले कभी करते नहीं देखा। इस बार वह काफी बेहतर करता है और हाँ के लय को समझकर उसके सभी अटैक से बच जाता है, यहां तक कि एक अटैक को ब्लॉक भी कर लेता है। हाँ उसे कहती है कि सिर्फ एक अटैक ब्लॉक कर लेने से इतना हवा में मत उड़ो। वह उसे बताती है कि अब वह उसे दिखाएगी कि उसमें और किस चीज की कमी है। इसी के साथ वह आयरन मैन बन जाती है और एक पिंक लेजर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके इयोरी को पूरी तरह से बेहोश कर देती है। हाँ, अपनी जीत का जश्न मनाती है, जबकि इयोरी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। वह मानता है कि हाँ, सच में बहुत कूल है और पूछता है कि क्या वह उसकी टीचर बन सकती है ताकि वह लड़ना सीख सके। कुछ समय बाद वह नहाने के लिए नीचे जाने का फैसला करता है और सोच रहा होता है कि असल में हाँ दिखती कैसी होगी, और अपने दिमाग में वह एक पसीने से भरे दाढ़ी वाले डिस्कॉर्ड मॉड की कल्पना करता है, जिसके कमरे में मॉइस्चराइजर और टिश्यू पेपर के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जब वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी वह गलती से यूरू और बड़े बड़े चश्मे वाली एक पिंक बालों वाली लड़की से टकरा जाता है। वह तुरंत उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी यूरू उस पिंक बालों वाली लड़की को हाँ कहकर बुलाती है और उसे संभलकर चलने को कहती है। इयोरी को यह सब समझने में थोड़ा वक्त लगता है और फिर उसे एहसास होता है कि यह क्यूट सी लड़की असल में वही पसीने से भरी गेमर है जिसे उसने अपना मास्टर बनाया है। वह तुरंत उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हाँ, वहां से भाग जाती है और फिर एक गुड़िया के रूप में वापस आकर इयोरी के सिर पर जोर से मारती है और उसे भी संभलकर चलने को कहती है। इयोरी हाँ के इस तरह अचानक बदल जाने वाले बर्ताव को देखकर हैरान था, लेकिन यूरू बस हंसती है और बताती है कि असली हाँ और उसका गेमिंग अवतार दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और वह घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। पेज बहुत गर्व से कहती है कि उसे एनर्जी ड्रिंक्स
एक अच्छा पीसी जिसमें बहुत सारी रैम हो, जिसे उसने कीमतें बढ़ने से पहले ही जमा कर लिया था, और ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसका कमरा ही उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। योरी उसे पूछने ही वाला था कि वह दोनों दोबारा कब लड़ सकते हैं। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वह चेक करता है कि चाची ने उन्हें एक मैसेज भेजा है। यह मैसेज सैड बॉय उससे निपटने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई मीटिंग के बारे में था। उसकी क्लास 1B के सभी बच्चे तुरंत उस कमरे में जमा हो जाते हैं जहां झांची और कीको उन्हें समझाना शुरू करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने के खिलाफ एक आर पार की जंग छेड़ने का फैसला किया है और वह हर हाल में उसका सफाया करेंगे। वह बताता है कि के को खत्म करने के लिए पहले भी 2 मिशन हो चुके हैं, लेकिन वह दोनों ही फेल हो गए। हंट में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर बच्चे मारे गए क्योंकि के ने एक ऐसा नया मूव इस्तेमाल किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वह कहता है कि इस बार वह सभी भारी तादाद में अटैक करेंगे और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वह उसे खत्म करके ही दम लेंगे। योरी पूरी तरह से जोश में आ जाता है और कहता है कि इस बार के को अपने किए गए सारे कामों की कीमत चुकानी होगी। लेकिन झांची बस हंसते हुए कहता है कि वह लोग इस हंटिंग पार्टी का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। योरी यह सुनकर हैरान रह जाता है। तब एमओ उसे समझाता है कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को हाई लेवल या एक्सट्रीम लेवल के घोस्ट अकाउंट्स जैसे कि सैड बॉय के अकाउंट के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की इजाजत नहीं होती है। झांची बताता है कि उन्हें अकेले मिड लेवल की आत्माओं से निपटने की भी इजाजत नहीं है और ऐसे मामलों में उनके साथ किसी सीनियर का होना जरूरी है। योरी यह सुनकर गुस्से से भर जाता है और कहता है कि वह अपना बदला लेने का मौका हाथ से नहीं जाने देगा। उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए, लेकिन वह किसी न किसी तरह इस हंट का हिस्सा जरूर बनेगा। अचानक कुकू को याद आता है कि इस नियम में एक छूट भी है। अगर किसी बच्चे की साइबरनेसिस एबिलिटी उस मिशन के लिए बहुत जरूरी है तो वह लड़ सकता है, या फिर अगर कोई बच्चा दूसरों के सामने अपनी ताकत को इस हद तक साबित कर दे कि सभी उसकी ताकत को मान लें। योरी तुरंत पूछता है कि आखिर वह खुद को साबित कैसे कर सकता है। झांची जवाब देता है कि हर टर्म में क्लास ए और बी के बीच एक बैटल होती है और वही कंपटीशन अपनी स्किल्स और ताकत को दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है। और क्योंकि के लिए हंट 2 महीने बाद शुरू होने वाला है, उनके पास अभी भी खुद को साबित करने का वक्त है। योरी जोश से भर जाता है और अगले ही दिन से पागलों की तरह ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। जब वह एमो के साथ जंगल में दौड़ रहा होता है तभी अचानक एक डमी मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। शुक्र है कि एमो ने फुर्ती दिखाई और अपनी साइबरनेसिस का इस्तेमाल किया, जो कि डिफेंस में माहिर है। उसने अपने सामने एक दीवार बना दी जिससे वह अटैक ब्लॉक हो गया। वह जल्द ही एक बार फिर से जंगल में दौड़ना शुरू कर देते हैं ताकि अपने पीछे पड़े उस मॉन्स्टर से पीछा छुड़ा सकें। तभी रेन उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें बड़े पेड़ के पास से अलग अलग दिशाओं में बंटने का आदेश देता है। वह यूरू और कुकू को भी उनकी सही पोजीशन के बारे में बताता है और देखते ही देखते उसने उन सभी को बिल्कुल उसी पोजीशन पर खड़ा कर दिया जहां वह चाहता था और अब तीनों मॉन्स्टर्स उनके बीच में घिर चुके थे। योरी यह देखकर हैरान था कि रेन ने इतनी जल्दी इतनी शानदार रणनीति कैसे बना ली। और हाँ, उसे बताती है कि रेन पूरी क्लास का दिमाग है। उसकी एबिलिटीज बिल्कुल किसी सीसीटीवी कैमरे की तरह हैं, क्योंकि वह हर जगह जो भी हो रहा है उसे देख सकता है। इसी वजह से वह ऐसे बेहतरीन फैसले ले पाता है जो लड़ाई को उनके पक्ष में कर देते हैं। जब मॉन्स्टर्स चारों तरफ से घिर गए तो उन सभी ने एक एक करके उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। चाची और कीको झाड़ियों के पीछे से बाहर आते हैं और कहते हैं कि वह सभी पहले से कहीं ज्यादा अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं। रेन इसका क्रेडिट योरी के टीम में शामिल होने को देता है क्योंकि अब उनके पास एक और ताकतवर अटैकर आ गया है। हालांकि कुकू कहता है कि वह अपनी एनर्जी बहुत तेजी से खर्च कर रहा है और उसके अटैक इतने सटीक नहीं हैं जिसकी वजह से वह असली लड़ाई में जल्दी थक जाएगा। योरी इन सभी बातों को बहुत गहराई से समझता है और अपनी एबिलिटीज की प्रैक्टिस करने और अपनी फुर्ती बढ़ाने के लिए शाम को अकेले ट्रेनिंग करने निकल जाता है। लेकिन जल्द ही हीरो को एहसास होता है कि वह अपनी लिमिट पर आ चुका है। जब वह नीचे गिरता है तो अजीब दांतों वाला एक पिंक बालों वाला स्टूडेंट उसे पकड़ लेता है और अपना नाम सुरू बताता है। वह हीरो के लिए हमदर्दी दिखाने का नाटक करता है और उसे अपनी बहन के बारे में बताता है जिसे के ने किल कर दिया था। लेकिन जैसे ही हीरो को लगता है कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है, सुरू उस हेयर पिन को चलाने लगता है जो हीरो के पास अपनी बहन की आखिरी निशानी थी। हीरो की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जबकि सुरू हंसने लगता है। वह बताता है कि वह भी एक रेस बैटर है जिसके पास फ्लेम टाइप की एबिलिटी है
तभी अचानक हाँ बीच में आता है और एक किक मारकर सुरु को दूर धकेल देता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, सुरु की पूरी क्लास यानी क्लास 1 अंदर आ जाती है। हाँ कहता है कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत बड़े कमीने हैं। लेकिन हीरो इस बेइज्जती को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता और अपनी ब्लू फ्लेम के साथ सुरु पर झपट पड़ता है। पर उस बुली तक पहुंचने से बहुत पहले ही एक लड़की हीरो को रोककर जमीन पर पटक देती है। इससे पहले कि हीरो कुछ समझ पाता, लड़की की वजह से उनकी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव की सोर्ड उसे लगते लगते बच जाती है। वागा नाम के उस सोर्ड वाले लड़के पर कुकू अटैक करता है, लेकिन वागा उसे ब्लॉक कर लेता है। अब क्लास एक ए और एक बी दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। पूरी तरह से थक चुका हीरो अभी भी जमीन पर है और वह लड़की उसके ऊपर है। हीरो सोच रहा होता है कि क्या वे सब यहीं पर एक खुली बैटल करने वाले हैं। वह लड़की तुरंत हीरो को छोड़कर उठ जाती है और कुकू से माफी मांगती है। वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिख रहा है, क्योंकि उसे कुकू पर बहुत बड़ा क्रश है। इस बीच हीरो अपने एब्स का इस्तेमाल करके झटके से खड़ा होता है, जिसे देखकर पूरी क्लास हैरान रह जाती है। उन्हें एहसास होता है कि हीरो अपनी कोर की बहुत ट्रेनिंग करता होगा। तभी उनका एक क्लासमेट अपनी शर्ट उतारकर अपने चमकते हुए एब्स दिखाता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। हीरो एक पेड़ की टहनी के सहारे खुद को पीछे धकेलता है और उस फ्लेम बैटर सुरु की तरफ छलांग लगाता है। हीरो एक बार फिर से गुस्से से भरी आंखों के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है और माफी की मांग करता है। लेकिन सुरु को तो एक और रेस बैटर को गुस्सा दिलाने में मजा आ रहा है और वह हंसते हुए भागने लगता है, जबकि हीरो उसके पीछे भागता है। वागा हंसते हुए कहता है कि कोई नहीं बता सकता कि यह रेस बैटर आगे क्या करने वाला है और उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। कुकू भी इस बात से सहमत होता है। कुकू कहता है कि सभी रेस बैटर बिल्कुल कचरा होते हैं, लेकिन क्लास बी का कचरा कम बदबू मारता है। ऐश नाम का नीले बालों वाला लड़का उन दोनों फ्लेम बैटर्स को एक दूसरे के आमने सामने देखता है और सोचता है कि क्या इस पर एक अच्छी फिल्म बन सकती है। वहीं खाली दिमाग वाला हरे बालों वाला कीरी सोच रहा है कि वह आज रात डिनर में क्या खाएगा। टोक्यो रिवेंजर्स जैसा हेयर स्टाइल बनाने वाला इको इस बात से जल रहा है कि उरु को कुकू पसंद है, वो नहीं। दूसरी तरफ इरु यूरू से मिलती है और पूछती है कि वह कैसी है। यूरू जवाब देती है कि वह अटेंशन मांगने वाली लड़कियों से बात नहीं करती और इसके लिए उसे इज्जत देनी पड़ेगी। यूरू कहती है कि इरु को जो भी आदमी दिखता है वो उसे मक्खन लगाने लगती है, लेकिन उरु पलटकर कहती है कि यूरू खुद एक गोथबेडी बनकर लड़कों को फंसाने की कोशिश करती है। इस बीच हीरो अभी भी सुरु का पीछा कर रहा है। हीरो उस पर एक जोरदार पंच मारने की कोशिश करता है, जिससे सुरु बच जाता है, लेकिन पेड़ नहीं बच पाता और हीरो की पावर से उसमें गड्ढा हो जाता है। सुरु यह देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह जानता है कि एक पंच उसकी सारी हड्डियां तोड़ सकता था, लेकिन उसे इसमें मजा आ रहा है और वह अपनी फ्लेम एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उनके सामने आग की एक दीवार बना देता है। हीरो तुरंत पीछे हट जाता है। हीरो नोटिस करता है कि सुरु ने अपनी एबिलिटीज को एक्टिवेट करने के लिए बाकियों की तरह अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया और उसकी फ्लेम हीरो की फ्लेम से कहीं ज्यादा गर्म है। सुरु देखता है कि हीरो ने फिर से अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह उसे फिर से गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और चिल्लाने लगता है कि क्लास बी लूजर्स के अलावा कुछ नहीं है। वह कहता है कि उनमें से एक ठरकी है जो बस तांक झांक करता है, उनमें एक बेवकूफ है जो सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है और एक एनाबेल की बदसूरत चचेरी बहन है। यह सुनकर हीरो को फिर से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कोई दूसरों की भावनाओं की इतनी बेकदरी कैसे कर सकता है। और सुरु के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात यह होती है कि हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है, जो अभी भी लपटों से धधक रहा था। सुरु को यकीन नहीं होता कि कोई उसका जलता हुआ हाथ पकड़ सकता है, लेकिन वागा जो कि होमोफोबिक है, वो LGHDTV लोगों को सपोर्ट नहीं करता और एक हवा में वार करता है, जिससे उस एरिया के सारे पेड़ कट जाते हैं और हीरो के सिर के ऊपर से कुछ बाल भी कट जाते हैं। सुरु उन दोनों को रुकने के लिए कहता है और सुरु की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन अंत में वह हंसता है और कहता है कि पूरी क्लास भी एकदम कचरा है। कुकू कहता है कि इस तरह से माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन वागा को कोई परवाह नहीं है और वह अपनी सोड हीरो की तरफ तानते हुए कहता है कि क्लास बी ने अपने ग्रुप में एक फ्लेम बैटर को रखकर खुद को बेइज्जत किया है। वह यह भी कहता है ए और बी के बीच होने वाली आने वाली बैटल में वे क्लास बी को पूरी तरह तबाह कर देंगे और सबको दिखा देंगे कि क्लास बी लूजर्स से भरी है। लेकिन कुकू कॉन्फिडेंस के साथ हीरो के सामने आकर वागा से कहता है कि वह गलत सोच रहा है। कुकू कहता है कि आने वाली बैटल में वे अपने टीम के फ्लेम बैटर की बदौलत वागा को हरा देंगे।
हीरो वापस नर्स के ऑफिस जाता है, जहां उसकी जल्दी से मरहम पट्टी की जाती है। वापस लौटते समय वह झांची से टकराता है, जो अब तक की गई उसकी मेहनत के लिए उसकी तारीफ करता है। लेकिन हीरो अभी भी शांत नहीं हुआ है और वह झांची से शुरू की उस टेक्निक के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वह उसे कैसे सीख सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों टीम्स अपनी ट्रेनिंग सेशंस में जी जान लगा देती हैं, ताकि जब बैटल का समय आए तो वे अपने सबसे अच्छे फॉर्म में हों। और आखिरकार बैटल की सुबह आ जाती है और पूरी क्लास बी को एक बस में भरकर क्लास ए और बी के बीच होने वाली बैटल के अरीना की तरफ ले जाया जाता है। रास्ते में यूरू एकदम रिलैक्स होकर बात कर रही है कि ट्विच डॉ डिसरिस्पेक्ट को कभी अनबैन नहीं करेगा। वहीं ईमो को कार में उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। किक्को कहती है कि उसे लगा था कि वे बैटल पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, जबकि ईमो उसे बताता है कि वह कार में इसलिए बीमार महसूस कर रहा है क्योंकि उसे बैटल की टेंशन हो रही है। हीरो उनसे पूछता है कि क्या पिछली बैटल एक पहाड़ पर हुई थी। ईमो को उनकी पिछली फाइट याद करके फिर से उल्टी जैसा लगने लगता है, जिसमें वे बुरी तरह हार गए थे। पिछली बार ईमो कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि क्लास ए में बहुत से लोग खतरनाक एबिलिटीज वाले हैं। हीरो सीधे ईमो से पूछता है कि अगर वह हर चीज से इतना डरता है तो उसने जादूगर बनने का फैसला क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि ईमो कुछ कह पाता, हाजी बीच में आकर कहती है कि स्कूल ज्वाइन करने के सबके अपने अपने कारण हैं और उन्हें इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। हीरो यह सोचकर पीछे हट जाता है कि शायद उसने कोई गलत नस दबा दी है। हीरो देखता है कि हाजी भी उनके साथ है, लेकिन वह एक बक्से में बैठकर अपने फोन से एक डॉल को कंट्रोल कर रही है। वह बताती है कि डॉल का इस्तेमाल करने से कम एनर्जी खर्च होती है और इसलिए वह ऐसा कर रही है। अचानक हीरो को एहसास होता है कि वे पूरा चक्कर लगाकर वापस स्कूल में आ गए हैं। वह पूछता है कि क्या बैटल कैंसिल हो गई है, लेकिन किक्को मुस्कुराते हुए कहती है कि इस साल की थीम अर्बन वॉरफेयर होने वाली है। उनका मकसद दुश्मन की पूरी टीम को हराना या कमजोर करना होगा जब तक कि वे हार न मान लें। क्योंकि नर्स कोची भी यहां हैं, इसका मतलब है कि वे अपनी पूरी ताकत लगा सकते हैं और एक दूसरे को असली डैमेज दे सकते हैं। हालांकि अगर किसी को किल किया जाता है तो बिना सोचे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बस से बाहर निकलने के बाद किको समझाती है कि वे असल में स्कूल में नहीं हैं। यह पूरी जगह उनके स्कूल और शहर की बिल्कुल हूबहू कॉपी है, क्योंकि उनके एक टीचर के पास कॉपी पेस्ट की एबिलिटी है। फिर वह एक टैबलेट निकालती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू करती है, क्योंकि झांची फाइट से पहले अपनी क्लास से बात करना चाहता था। वह कुछ 4K वीडियो देख रहा था, लेकिन वह जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और अपने स्टूडेंट्स से कहता है कि उन्हें अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि उनके सीनियर्स और सारे टीचर्स समेत पूरे स्कूल की नजरें उन पर हैं। यह इसीलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि चमकने का मौका मिलने के साथ साथ इस बार वे के का खात्मा करने वाले मिशन पर जाने के लिए कुछ लोगों को चुन भी सकते हैं। कुकू झांची से कहता है कि वे इस बार उसे निराश नहीं करेंगे, लेकिन झांची बस हंसते हुए कहता है कि अगर वे हार भी गए तो उसे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वह उनकी परवाह करता है और नहीं चाहता कि उनमें से किसी को भी कुछ हो। लेकिन अगर वे के को खत्म करने वाले खतरनाक मिशन पर जाते हैं तो उनमें से कई लोग वापस नहीं आएंगे। क्लास ए को भी एक मोटिवेशनल स्पीच मिल रही है। वागा अपनी एबिलिटीज को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वह जानता है कि उनका हर एक मेंबर क्लास बी के हर मेंबर से ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब है कि जीतने का सबसे अच्छा तरीका एक के बाद एक बैटल्स में जाना और अपने दुश्मनों को जल्दी से खत्म करना होगा, ताकि दूसरों की मदद करके फायदा उठाया जा सके और जितनी जल्दी हो सके इस मैच को जीता जा सके। क्लास बी तैयार हो जाती है, अपनी अपनी जगह ले लेती है और अपने वेपन निकाल लेती है। इस बीच ईमो अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि वह मैच की शुरुआत में ही घबरा ना जाए। रेन हीरो को धन्यवाद देता है कि उस दिन जब क्लास ए ने उनका मजाक उड़ाया था तो वह उन लोगों की तरफ से गुस्सा हो गया था। रेन पूछता है कि क्या उसे पता है कि उन्होंने उस वक्त पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया। इससे पहले कि हीरो कोई जवाब दे पाता, कुकू एक बहुत बड़ा हथौड़ा बनाता है और कहता है कि उन्होंने कुछ इसीलिए नहीं कहा क्योंकि वे आज के लिए सारी गालियां और बेइज्जती बचाकर रख रहे थे। बजर बजता है और कुकू मैच की शुरुआत एक धमाके के साथ करने का फैसला करता है। वह अपने विशाल हथौड़े से कई छोटे छोटे हथौड़े बनाता है और क्लास ए के स्टूडेंट्स को शुरुआत में ही स्पॉन किल करने की कोशिश करता है। वागा बस मुस्कुराता है और उसे रोकने ही वाला था, लेकिन ऐश अपना फोन निकालता है और पंखों के साथ अपनी एक विशाल बर्फ की मूर्ति बनाता है जो उसके अंदर के कलाकार को जगा देता है। मूर्ति उस अटैक को रोक लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में यह बेवकूफ अपनी कुल बैटरी का 50% इस्तेमाल कर लेता है। कुकू और बाकी लोग दूर से देखते हैं। तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि एक एरियल स्लैश उनकी तरफ आ रहा है। वे तुरंत ईमो के कान बंद कर देते हैं
ताकि वह ध्यान लगा सके, और वह उन सभी को कटने से बचाने के लिए उनके चारों ओर एक शील्ड बना देता है। कुकू हीरो को बताता है कि वागा क्लास ए का सबसे ताकतवर मेंबर है और उसके पास एक खास एबिलिटी है जिससे वह किसी पर भी एरियल स्लैश से निशाना साध सकता है। वह कई हाई रैंक मिशन पर भी जा चुका है और अकेले ही मिड लेवल के घोस्ट अकाउंट्स का सामना कर चुका है। कुकू अपनी पूरी टीम को चेतावनी देता है कि अगर उनका इस जीनियस से आमना सामना होता है तो वे वहां से भाग जाएं। दुश्मन टीम अलग हो जाती है और क्लास बी को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। हालांकि वागा की किस्मत अच्छी है क्योंकि वह हाजी को एक दुकान में कार्डबोर्ड के डिब्बों के बीच छुपा हुआ पाता है। वह उनमें से एक को काटता है जिससे वह सड़क पर गिरते हुए लुढ़कने लगती है। वागा यह सोचकर उसका कार्डबोर्ड फाड़ देता है कि उसने उनमें से एक को पकड़ लिया है, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि वह सिर्फ एक डॉल है, असली हाजी नहीं। हाजी अपने असली छुपने की जगह से हंसती है, यह जानते हुए कि वागा बिल्कुल वहीं फंसा है जहां वे उसे फंसाना चाहते थे। असल में कुकू को पता था कि वागा क्या प्लान करेगा, इसीलिए उसने एक साथ हमला करने से पहले उसे बाहर निकालने का फैसला किया। वागा को एहसास होता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है क्योंकि कुकू और युरू कहीं से भी आ जाते हैं। युरू अपने गम का इस्तेमाल करके उसके पैरों को बांध देती है, जबकि कुकू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। वागा हथौड़े को ब्लॉक करता है और साथ ही हीरो के पंच को भी रोकता है। वह युरू के गमी शॉट्स से भी बच जाता है और कहता है कि यह टीम वर्क के बजाय कुत्तों के झुंड की तरह हमला लग रहा है। वह कहता है कि यह कमजोर लोगों की स्ट्रेटजी है। वह आसानी से उनके अटैक से बचता है और पलटकर जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ईमो उसके अटैक को रोक लेता है, जबकि कुकू फिर से अपने हजारों हथौड़ों वाले अटैक का इस्तेमाल करता है, पर सिर्फ उसका ध्यान भटकाने के लिए। यह युरू को वागा पर हमला करने और अपने स्लाइम से उसके हाथों को बांधने का मौका दे देता है। वागा को एहसास होता है कि उसने अभी अभी बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी हीरो आता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। वे उसे बहुत सारे गू में लपेट देते हैं। वह वहां बिना हिले डुले खड़ा रहता है और क्लास ए को लगता है कि उन्होंने आखिरकार उसे हरा दिया है, लेकिन उन्हें यह देखकर हैरानी होती है कि वागा बस इस बात से दुखी था कि क्लास बी उस पर हमला करने में कामयाब हो गई। उसका दुख गुस्से में बदल जाता है और वह अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके एक एक्सपर्ट की तरह उस गू को काट देता है। वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एक इतना जोरदार वॉर करता है जो पूरी क्लास बी को किल करने के लिए काफी था, अगर ईमो की डिफेंस वॉल बीच में ना आती। फिर भी हाजी की डॉल का सिर कट ही जाता है। वागा के उस वार से उनके पीछे का पूरा घर तबाह हो जाता है। वागा गहरी सांसें लेने की कोशिश करता है और खुद को शांत करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने किसी को किल किया तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वह सिर्फ उनके हाथ पैर काटने का वादा करता है। हीरो को असल में सिचुएशन की गंभीरता समझ नहीं आती है और वह कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास ईमो है। लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वह वॉल गायब हो चुकी है। ईमो इतना डरा हुआ है कि वह कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा है, जबकि उनके सामने सचमुच का एक टर्मिनेटर खड़ा है। और यहीं पर यह वीडियो खत्म हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना याद रखें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।